अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हाजिर हुए हैं एक नए नॉवल के साथ। नॉवल का नेम है ये इश्क नहीं आसान। मैंने तो पहले रीड किया हुआ है, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। इस कलम जरनीला खान। ये एहतराम जनू है कि सील या दामन, वगरना एक तमाशा सा कू बकू करते। हमें यकीन है अगर तू करीब भी होता तो दूर जाके कहीं तेरी आरजू करते। गाड़ी तेज रफ्तारी से एक पेड़ से जा टकराई। इसका सर स्टीयरिंग से जा लगा। पेशानी से गर्म स्याल का फव्वारा सा उबल पड़ा। इसे लगा जैसे इसके जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई हों। जाए वारदात पर मजमा लग गया। इस शोर हंगामा के दरमियान इसके कानों में एक ही आवाज गूंजी थी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दफातन एक मानूस आवाज इसकी समात में उतरी, शाहजर। वो इसका ताकुब करती हुई कॉलेज के गेट तक पहुंच गई। इसने पहले अपने कपड़ों पर फिर इस इमारत की सिमत देखा। नफी में गर्दन हिलाते हुए वो गेट से पलट आई। शाहजर और इसके दोस्त अपनी अपनी बाइक्स पार्क करके क्लास में दाखिल होने ही वाले थे कि शाहजर ने अपने दोस्तों से कहा, आज रहने देते हैं, लेक्चर अटेंड करने का मूड नहीं है। तुम्हारा कभी मूड होता भी है लेक्चर अटेंड करने का? सलमान ने शाहजर को घूरा था। तभी आसिफ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए शाहजर को टहुका मारा, लो तुम्हारी 12वीं गर्लफ्रेंड भी आ गई। सामने से आती शख्सियत को देखकर शाहजर ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आज तुम भी ब्लैक में हो और मैं भी। इतना ही कहना था कि रमशा इस पर निहाल हो गई। मैं चाहे किसी भी रंग का लिबास जेबतन कर लूं, तुम्हें हमेशा सूट करती हूँ। हम दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते हैं, रमशा ने कहा। हाँ हाँ, इससे पहले वाली का भी यही ख्याल था, सलमान ने बरजस्ता कहा। शायद चलो ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, काफी अरसा हो गया हम साथ आउटिंग पर नहीं गए हैं। सलमान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए रमशा ने सिलसिला कलाम जोड़ा था। अरे यार, तुम सबको हो क्या गया है? सर इरफान आज लेक्चर में बहुत अहम नकात डिस्कस करने वाले हैं। आई एम सॉरी डियर, फिर कभी चलेंगे, लेक्चर मिस नहीं कर सकते। रमशा की बात पर शाहजर उछल पड़ा था। मगर अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि सलमान के बके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। शाहजर ने इसे कॉलर से पकड़कर घसीटा था। इडियट, मरवाओगे क्या? कभी मौके की नजाकत को समझ भी लिया करो। इसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना किसी सजा के मुतरादिफ है? तुम्हारे तो ऐश हैं दोस्त, कॉलेज की सारी हसीनाएं तुम पर जान छिड़कती हैं और तुम हो कि इनसे जान छुड़वाने की तकदो में लगे रहते हो। अगर तुम्हें इन लड़कियों में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है तो उनके मुंह ही ना लगाया करो। खामखार दूसरे दिन कोई नई हसीना हमारे ग्रुप में घुसने की कोशिश करती है और जो ही तुम इनसे मुस्कुराकर बात करते हो वो बेचारी तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड समझने लग जाती है। हर दूसरी हसीना का यही ख्याल होता है कि वो तुमसे दूसरों की निस्बत ज्यादा करीब है। सलमान ने आह भरी थी, क्योंकि मेरे यार, अगर मैं इन लड़कियों से मुस्कुराकर बात ना करूं तो इनका दिल टूट जाएगा, और जिन लड़कियों का दिल टूट जाता है तो वो दिल तोड़ने वालों की हड्डियां तुड़वा देती हैं, और मुझे अपनी हड्डियां काफी से ज्यादा अजीज हैं। अब क्लास में चलो, अपने कमजोर दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालो। शाहजर ने सलमान के सर पर चपत लगाई थी। वो बस सर हिलाकर रह गया। वो जो ही दफ्तर में दाखिल हुई, आयशा ने हैरान होते हुए कहा, आज मौसम को इस अंदाज में एंजॉय किया जा रहा है। आयशा का इशारा इसके गीले कपड़ों की तरफ था। इसकी बात पर जरमीन को पतंगे लग गए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे बारिश के मौसम से इंतहाई नफरत है। अव्वल तो घर से निकलना ही माल हो जाता है, और अगर घर से निकल भी जाओ तो सड़क पर जा बजा मौजूद कीचड़ सैलाब गड्ढों को देखकर मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता है। न जाने कौन सी मनूस खड़ी थी जब वो अय्याश बाइक सवार की बाइक का मनूस पहिया इस गड्ढे पर से गुजरा था। इससे कबल के मैं अपना बचाव कर पाती, पलक झपकते ही सारा कीचड़ मुझ पर आ गया। अगर वो शरीफ होता तो अव्वल तो गढ़ों पर से बाइक इतनी तेज रफ्तारी से ना चलाता। दोम फर्ज कर लिया कि वो जल्दी में था, इसीलिए बेध्यानी में इसे ये भूल हो गई। मगर किसी राह चलते पर कीचड़ उछालने के बावजूद माजरत करना तो दूर, इसने मुड़कर देखना तक गवारा ना किया। हालांकि मैंने इसे आवाज भी दी थी, मगर अल्लाह ने मेरा साथ दिया, और इसी वक्त इसकी बाइक से एक नोट बुक गिरी थी। मैंने फौरन से बेशतरी से उठाया और इस बदतमीज के नाम की तलाश में नजर दौड़ाई। मगर यकीन करो आयशा, इसमें नाम पता तो दूर, सिवाय चंद इमारतों की स्केच के अलावा कुछ भी नहीं था। वो किसी भी लिहाज से स्टूडेंट की नोटबुक नहीं मालूम हो रही थी। बस नोटबुक के एक कोने में कॉलेज का स्टैंप नजर आया था, जो वाहिद मेरे काम की चीज थी। फिर क्या था, मैंने रक्षा पकड़ा और फौरन से पहले वहां पहुंच गई। चंद बाइक सवार गेट के बाहर ही बाइक रोके खड़े थे, और इनमें वो भी था। इस कॉलेज की चमकती इमारत के अंदर मैं ऐसी हालत में दाखिल होने की हिम्मत ना कर पाई। ऐसी हालत में इस अय्याश को सबक सिखाना तो दूर, मेरी बेइज्जती हो जाती, इसीलिए वापस आ गई। बाइक पर सवार होकर सड़कों पर दंदनाते फिरने वाले अय्याशों को क्या खबर कि सड़कों पर पैदल चलने वालों के क्या मसाइल होते हैं। खैर, मेरे कपड़ों की ये हालत ना होती तो ना भूलने वाला सबक सिखा देती मैं इस बदतमीज को। तुम तो जानती हो कि जरी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। इसने कपड़ों को झाड़ते हुए बात मुकम्मल की। वैसे तुम्हारी दाद देनी होगी जो तुम इस हुलिये में दफ्तर चली आई।
आयशा ने मुस्कुराते हुए इसके कपड़ों की सीम देखा था। सुनो आयशा, मैं एक उभरती हुई रिपोर्टर हूँ, मुस्तकबिल के उफक पर चमकता हुआ सितारा हूँ। हम साथियों के साथ इस किस्म के हादसा पेश आते रहते हैं, बारिश हो, तूफान हो या कड़कती धूप। खबर लाना हमारा काम भी है और मकसद भी। हमें ये हर हाल में अंजाम देना चाहिए। कीचड़ तो बहुत मामूली सी बात है, अगर मैं खुदा न खास्ता खून में भी लथपथ हो जाऊं तब भी खबर लिए बिना नहीं लौटूंगी। इसने तकरीर पेश की थी। बस बस, आज के लिए इतनी तकरीर काफी है, बाकी किसी और दिन के लिए उठा रखो। जरी मेरी मानो तो जरा जरा सी बात पर हाइपर यानी मुश्तिल होना बंद कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम सही के साथ रहना चाहती हो और गलत को रोकना चाहती हो, इसीलिए तुमने सहाफत के पेशे को चुना है। मगर इस पूरे मुल्क में गलती करके गलती ना तस्लीम करने वालों को सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। आयशा ने इसे समझाने की कोशिश की थी। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। जरमीन ने मुंह फुला लिया था। नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो सीधे घर जाता और कीचड़ से निजात हासिल करता। मगर हम दोनों जानते हैं कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम एक जनूनी रिपोर्टर हो, सच की अलंबरदार। आयशा की बात पर वो दोनों एक साथ हंस पड़ी थी। अब जल्दी से जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। आयशा की बात पर इसने इस बात में गर्दन हिला दी थी। वो सीटी बजाता हुआ घर में दाखिल हुआ। अचानक ही इसे अपनी सीटी और कदम दोनों ही को ब्रेक लगाना पड़ा था। घर के सभी अफराद डाइनिंग टेबल के अतराफ अपनी अपनी नशिस्त पर विराजमान इसी की तरफ मुतवज्जह थे, सिवाय राशिद साहब के। आलिया, इससे कह दो ये घर है, कोई होटल नहीं जो जब मर्जी हो घर में कोई दाखिल हो और जब मर्जी हो घर से निकल जाए। यहाँ हर काम का एक वक्त मुकर्रर है और इस घर के हर फर्द का ये फर्ज है कि वो इस फेल को इसी वक्त अंजाम दे जब इसे होना चाहिए। राशिद साहब की बात पर आलिया बेगम ने अपनी गर्दन यूं झुका ली जैसे ये ताना उन्हीं को मारा गया हो। सॉरी डैड। वो सरत से अपनी नशिस्त पर बैठ गया, गोया वो जानता ही ना हो कि कोई का लफ्ज किस शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए तो ये रोजाना का मामूल था। हस्बे मामूल अशर रात के खाने के बाद इसके कमरे में दाखिल हुआ। शाजर बखूबी वाकिफ था कि वो क्या कहने आए हैं। इसके करीब बैठते ही अशर ने शाजर के हाथ से स्मार्टफोन छीन लिया था। ओफो भाई, अब क्या हो गया है? गेम खेलने में क्या खराबी है? वो चिढ़ सा गया था। सुनो साजर, तुम्हें घर में जितनी आजादी हासिल है इसका सही इस्तेमाल करना सीखो। तुम बखूबी वाकिफ हो कि डैड को तुम्हारा सबसे आखिर में घर आना कतई पसंद नहीं है। वो घर के सभी अफराद के साथ खाना खाना पसंद करते हैं। बावजूद इसके तुम रोजाना देर से क्यों आते हो? भाई आप तो जानते हैं कि फ्रेंड्स के साथ देर हो ही जाती है। ऐसे में डैड को इतना माइंड करने की क्या जरूरत है? इस घर के सारे अफराद वाकिफ हैं कि मैं रोजाना डिनर करके घर लौटता हूँ। इसके बावजूद डैड की खुशी की खातिर सबके साथ खाने में शरीक होता हूँ, मगर डैड को ये सब दिखाई नहीं देता। इन्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। इनका मकसद हयात बस यही है कि मैं वक्त पर घर आऊं, मिस्टर परफेक्ट की तरह उठूं बैठूं और बस। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे ममाज बॉय की तरह रात 9 बजे ही घर पहुंचकर सो जाना कतन पसंद नहीं है। अशर इसकी बात पर खुलकर मुस्कुराया था। सुनो शाजर, डैड को तुम्हारी फिक्र है, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि डैड को सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। इन्हें हम वक्त यही डर लगा रहता है कि तुम बुरी सोबत में ना पड़ जाओ। तुम जानते हो कि हमारी फैमिली में तुम्हारे सभी कजन्स तुम्हारे साथ ही पले बड़े हैं, मगर इनमें से भी किसी एक के भी आदात और अतवार तुम्हारे जैसे नहीं है। यही वजह है कि डैड तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। ओ गॉड भाई, आप तो सीरियस हो गए। बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि आपकी मिस्टर परफेक्ट वाली इमेज की वजह से मेरी कूल इमेज खराब हो जाती है। बाय गॉड भाई, मैं आपकी तरह नहीं बन सकता। शाहजहां ने कानों को हाथ लगाया था। तुम्हें मिस्टर परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। मैं समझ सकता हूँ तुम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, बस तुम्हें अपनी हदों का ख्याल होना चाहिए। अशर अपने साहब का अंदाज में गोया हुआ। ओके ब्रदर, मैं कल से जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा। अब तो मूड में आ जाएं। आप मुझसे नाराज तो नहीं है? इसने डरने की एक्टिंग की थी। मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ भला? अशर ने इसके बाल बिगाड़ते हुए कहा। ओके गुड नाइट, सुबह नाश्ते के लिए वक्त पर पहुंच जाइएगा, शाहजर ने मुस्कुराते हुए कहा। अशर ने कमरे से निकलते मुड़कर इसकी तरफ देखा। मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? और शाहजर कहका मारकर हंस पड़ा था। राशिद साहब के वालिद आर्मी ऑफिसर थे। राशिद साहब के अलावा इनके और 3 बेटे थे, असद आफरीदी, माजिद आफरीदी और वकार आफरीदी। अभी राशिद साहब बस 20 बरस के बिना हुए थे कि एक सड़क हादसे में इनके वालिद और वालदा खालिक हकीकी से जा मिले। कम उम्री में ही सबसे बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेदारियों का बोझ इनके कांधों पर आन पड़ा था। आर्मी ऑफिसर बनने में इन्हें दिलचस्पी ना थी। इनका रुझान बिजनेस की तरफ था। दौलत की कमी ना थी, इसीलिए उन्होंने बिजनेस में तकदीर आजमाने का फैसला लिया। निहायत ही कम अरसे में अपनी अनथक मेहनत की बदौलत वो काफी कामयाब बिजनेसमैन बन गए। इसके बाद इनके तीनों भाइयों की तालीम, शादियां, फिर बच्चे, अलगर्ज जिंदगी के कई माह साल मसरूफ और पुरसुकून गुजर गए। अब राशिद साहब और इनके 3 भाई अपने बीवी बच्चों के साथ आफरीदी वला में रिहाइश पजीर हैं। राशिद साहब जिंदगी नज़्म ज़ब्त और रसूलों के साथ गुजारने के कायल थे और इसकी झलक इस घर में साफ दिखाई देती थी। ये आदत इन्हें अपने वालिद से विरासत में मिली थी। आफरीदी वाला में हर काम वक्त के हिसाब से अंजाम दिया जाता। घर के सभी खवातीन आपस में मिलजुल कर रहती। घर का हर फर्द 5 वक्ता नमाजी था सिवाय शाहजर के। शाहजर राशिद साहब का दूसरा बेटा है।
वो राशिद साहब की शादी के 8 साल बाद दुनिया में आया था। यही वजह थी कि राशिद साहब समेत घर के दूसरे अफराद इसे दूसरे बच्चों की निस्बत ज्यादा मोहब्बत करते थे। राशिद साहब का ख्याल था कि बेजराट प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। राशिद साहब और शाहजर की शख्सियत में तजाद था। शाहजर आजाद ख्याल था, नज़्म ज़ब्त और रसूलों के साथ जिंदगी गुजारना इसे पसंद ना था। सिवाय शाहजर के घर के बाकी लड़कों ने कम उम्री में ही अपने आबाई बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। सभी अभी अपनी अपनी जमात के ज़हीन तलबा में से थे। इसके बरक्स शाहजर बचपन ही से खेल कूद और ढेर सारे दोस्त बनाने का शौकीन था। बिजनेस से भी इसे कोई लगाव ना था। जब भी इसे बिजनेस में हाथ आजमाने का मशवरा दिया जाता वो पढ़ाई का बहाना बना लेता। इसकी शख्सियत के बिगाड़ का जिम्मेदार राशिद साहब कुछ हद तक खुद को भी गर्दान देते। इस सूरत हाल में भी इन्हें उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो सुधर जाएगा। वो रोज की निस्बत वक्त से पहले दफ्तर पहुंच गई थी। इस पे तवक्को आयशा हैरान हुई थी। आज सूरज मगरिब से तलू हुआ है क्या? मैंने सोचा क्यों ना आज जल्दी पहुंचकर दफ्तर की रौनक बढ़ाई जाए। इसने कॉलर से नादीदा गर्द झाड़ते हुए कहा, बस करो अब ज्यादा इतराओ नहीं। सुनो, कल के अखबार में राशिद साहब की कामयाबी का खास अल खास जिक्र करना है। चूंकि तुम सर जैदी की खास रिपोर्टर हो, इसीलिए उन्होंने इस निहायत ही अहम आर्टिकल की जिम्मेदारी भी तुम्हें सौंपी है। आयशा ने इसको कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा किया, जहां एक तस्वीर और राशिद साहब के मुतालिक कुछ मालूमात जगमगा रही थी। ओह, तो ये जनाब है राशिद साहब। शक्लन तो काफी मुहज़्ज़िब और बारऊब मालूम होते हैं। इसने बगौर राशिद साहब की तस्वीर को देखते हुए कहा, हाँ तुमने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया। राशिद साहब इस शहर की सबसे मशहूर हस्तियों में से हैं और जानती हो इनका बड़ा बेटा काफी हैंडसम और मुहज़्ज़िब है, अशर आफरीदी। मिस्टर परफेक्ट इनका दूसरा नाम है। आयशा ने राशिद साहब की तारीफ छोड़ सीधे इनके बेटे पर छलांग लगाई। राशिद साहब के बेटे के कामयाब और हैंडसम होने का तुमसे क्या ताल्लुक है? तुम इस कदर क्यों चहक रही हो? वो तो शादीशुदा है ना। इसने आयशा को हकीकत का कड़वा जाम पिलाया। तुम ना जरी जब भी बोलती हो फजूल ही बोलती हो। अल्लाह ना करे मैं किसी शादीशुदा मर्द के मुतालिक सोचूं। अगर सोचना ही है तो मैं राशिद साहब के छोटे बेटे शाहजर आफरीदी के मुतालिक सोचूंगी। वो तो लाखों में एक है। आयशा ने चेक कर कहा, अब ये मौसूफ कौन है? जरी ने नाक चढ़ाई थी। क्या तुम शाहजर आफरीदी को नहीं जानती? आयशा सदमे के मारे चीख पड़ी थी। मुझसे कौन सा ऐसा जुर्म सरजद हो गया जो तुम चीख रही हो? अल्लाह तुम पर रहम करे जरी। इस शहर में होते हुए और तो और एक लड़की होते हुए शाहजर से अनजान रहना जुर्म ही है। वही तो है हजारों दिलों की धड़कन, रफ्तार का बादशाह, कराटे चैंपियन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस में सबसे ज्यादा मकबूल शाहजर आफरीदी। लड़कियां दीवानी हैं इसकी। बाइक रेस में अब तक कोई इसे हरा नहीं पाया। आयशा शाहजर की तारीफ में जमीन आसमान एक ही कर रही थी कि एहसन इनकी डेस्क पर के करीब आ गया था। ओह अच्छा आयशा, तो क्या तुम जरी को ये नहीं बताओगी कि वो एक अय्याश आवारा सिफ्त लड़का है? वो अपने भाई और बाप की इज्जत को पानी में डुबोने पर बजीद है। हर हफ्ते नई लड़की को साथ घुमाना इसका पसंदीदा मशगला है। तुम यकीन नहीं करोगी जरी कि इसके कॉलेज की 2 लड़कियां एक दूसरे से इस कदर नफरत करने लगी थी कि एक ने दूसरी को जहर देकर जान से मार डालने तक की कोशिश की थी और इसकी वजह था शाहजर। अक्सर औकात शाहजर के ग्रुप और दूसरे ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई झगड़ों की खबरें सुनने में आती हैं। इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल और असातिज़ा सभी कॉलेज के बिगड़ते माहौल को लेकर फिक्रमंद हैं। राशिद साहब इस इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी हैं। इनकी इज्जत और रुतबे का लिहाज करते हैं इसकी गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है। ये बैड पब्लिसिटी है। वो लोग जलते हैं इसकी शोहरत से, इसीलिए इसके खिलाफ हैं, ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं। हुसैन की तकरीर के दौरान गर्दन झुकाकर बैठी आयशा मुंह में बुदबुदाई थी। इसकी बात पर जरी ने इसे घूरा था। मैं मानती हूँ कि राशिद साहब शरीफुल नफ्स और इज्जतदार शख्सियत रखते हैं, जबकि इनका बेटा इनके बिल्कुल बरक्स है। कॉलेज के साथ और प्रिंसिपल को चाहिए कि इसे अपनी वालिद की नेक नामी का एडवांटेज लेने का मौका ना दें। यह दूसरे स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी है। अगर इससे कोई गलती सरजद होती है तो इसे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए मुकर्रर है। वो पुरजोश होकर बोली थी। तुम सूरत हाल को समझ नहीं पा रही हो। राशिद साहब के बहुत से एहसानात हैं इस शहर पर, यहाँ पर बसने वाले लोगों पर। एक शख्स जो हर घड़ी दूसरों की मदद और फलाह के मुतालिक सोचता है, इनकी मदद करता है। ऐसे शख्स के बेटे की गलतियों को नजरअंदाज कर देना ही बेहतर है। वो कॉलेज इसके कई अफराद राशिद साहब के कर्जदार हैं। वो लोग इसके एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं। इनके बेटे की गलतियों को नजरअंदाज कर ये लोग इनके एहसानों के बोझ को उतारने की सही कर रहे हैं। हुसैन की बात पर वो खामोश हो गई। वो जानती थी हुसैन एक समझदार लड़का है। वो अक्सर औकात इसे दुनिया के तौर तरीके आजमाने की ऊंच नीच के मुतालिक समझाया करता था। हुसैन को ख्याल था कि वो एक जज्बाती लड़की है जो मामूली बातों पर जोश में आ जाती है। वो काफी हद तक दुरुस्त भी था। पूरे आधे घंटे के थका देने वाले सफर के बाद घर पहुंचते ही इसने दाई माँ को अपना मुंतजिर पाया। इसे देखते ही वो खिल उठी। आ गई मेरी चिड़िया, आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। आज तुम्हारी पसंदीदा आलू की सब्जी और पूरियां बनाई है मैंने। दाई माँ, आपने खाना खा लिया? इसने सवाल किया था। नहीं मेरी जान, मैंने सोचा तुम आ जाओगी तभी साथ खाएंगे। दाई जान ने नजरें चुराते कहा। इन्हें डर था कि वो नाराज हो जाएगी। उफ दाई माँ, आप इस कदर लापरवाही क्यों बरतती हैं अपने खाने को लेकर? आप जानती भी हैं कि वक्त पर खाना ना खाना आपकी सेहत के लिए मजर है। अपनी सेहत की कोई फिक्र नहीं है आपको? रोजाना मेरे इंतजार में वक्त क्यों जाया करती हैं आप? जब तक मेरी चिड़िया खाना नहीं खाएगी मेरे अलग से नवाला कैसे उतरेगा?
दाइमा ने इस पे मामूल बातें बनाना शुरू कर दी। इनकी जिद के आगे वो हार मान चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे की कुल कायनात थीं। वो महज 5 साल की थी जब इस शहर में किसी वबा के फैल जाने से हजारों अफराद लुकमा अजल बन गए और इनमें जरमीन के वालिदैन भी शामिल थे। दाइमा जरमीन के घर की सबसे पुरानी मुलाजमा थी। इन्हें घर के अफराद की तरह इज्जत और एहतराम दिया जाता था। जरमीन के माँ बाप की नागहानी मौत के बाद इस खानदान के किसी भी फर्द ने इसकी परवरिश के लिए हाथ न बढ़ाया। इन हालात में दाइमा ने इसे अपने आगोश में ले लिया था। इसके वालिदैन मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे, चुनांचे अपनी बेटी के लिए बैंक में चंद लाखों रुपए के अलावा कुछ न छोड़ सके। दाइमा ने वो पैसा जमीन की परवरिश और पढ़ाई में इस्तेमाल किया। जिंदगी को बेहतर बनाने की खातिर दाइमा दूसरों के घरों में बतौर खानसामा मुलाजमत क्या करती थी। जरमीन को इनका दूसरों के घर मुलाजमत करना पसंद ना था, इसीलिए पढ़ाई मुकम्मल होते ही इसने जॉब कर ली और दाइमा को काम करने से रोक दिया। अब वो अपनी दाइमा के साथ हैदराबाद के गुंजान आबादी वाले छोटे से इलाके में अपने 2 कमरों पर मुश्तमिल घर में रिहाइश पजीर थी। वो दफ्तर से बाहर निकली ही थी, दफातन इसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी लैम्बोर्गिनी पर पड़ी। इसकी भौहें तन गईं। वो तेज तेज कदम उठाते हुए कार के नजदीक पहुंची। कार की खिड़कियां बंद थीं। अंदर कोई धीमी धीमी म्यूजिक के साथ खूब ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा था। इसने खिड़की के कांच को पीट पीट कर अंदर विराजमान शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या आपके इल्म में नहीं है कि जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ हो वहां गाड़ी खड़ी करना ममनू है? इसने बावाज़ बुलंद कहा, मगर मुखालिफ पर इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। खिड़की अनूज बंद थी। कार में बैठे इस शख्स की सरकत पर इसका खून खोल उठा। इतना तो वो समझ ही चुकी थी कि वो कसदन इसे नजरअंदाज कर रहा है। आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही या आप सुनना नहीं चाह रहे हैं? इसने पूरी जान से खिड़की को पीट डाला था। तकरीबन 5 मिनट बाद कार की खिड़की जरा सी खुली थी और इस झरी में से 500 का नोट बाहर आया था। इस 500 के नोट को हवा में लहराने का क्या मतलब है? वो चटक कर बोली थी। कौन स्टूपिड है जो भरी दोपहर में डिस्टर्ब कर रहा है? कार की खिड़की पूरी तरह से खुल चुकी थी। ड्राइविंग सीट पर लेटने के अंदाज में बैठे हुए शख्स ने अपने चेहरे से पी कैप हटाते हुए उकताहट से कहा था। सेकंड से भी कम वक्त लगा था इसे मुकाबिल को पहचानने में। ओह, तो ये आप हैं। अगर मुझे खबर होती कि आप ड्राइविंग सीट पर विराजमान हैं तो मैं खिड़की का शीशा पीटने के बजाय तोड़ना बेहतर समझती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ऊंचा सुनते हैं। नरमीन ने तनफ्फुर भरी निगाह से इसे देखा था। यूं तो मुझे शहर की काफी लड़कियां जानती हैं, मगर आप इन सबसे मुख्तलिफ साबित हुई हैं, क्योंकि इन्हें तो महज मेरी खूबियों का एहसास है, लेकिन आप पहली लड़की हैं जिसे मुझ में खामी नजर आई है। वैसे आपको कब अंदाजा हुआ कि मैं ऊंचा सुनता हूँ? इसने तंजिया लहजे में इस्तफसार किया था। मैं आपके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मैं आपसे महज एक सवाल करना चाहती हूँ कि राह चलते राहगीरों पर कीचड़ उछालना, नो पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करना, इसके अलावा और कौन कौन से शौक रखते हैं आप? जरमीन की बात पर मुकाबिल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ओह, तो वो आप हैं। तो उस रोज मेरी गुस्ताख बाइक के जरिए उछाले हुए कीचड़ का शिकार आप हुई थी। दरअसल उस रोज इस कदर मूसलाधार बारिश में सड़क पर जाबजा मौजूद गड्ढों का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। ऐसे में जो ही मेरी बाइक गड्ढे से गुजरी, कीचड़ हवा में उछला और आप इसकी जद में आ गई। अमूमन ऐसी हालत में मुझे आपसे सॉरी करना चाहिए था, लेकिन आप ही बताएं, ऐसा करने से क्या आपके कपड़े साफ हो जाते? नहीं ना, खामखा आपका और मेरा वक्त बर्बाद होता। इसीलिए मैं अपने रास्ते हो लिया। इस रोज मैं काफी जल्दी में था, यही वजह थी कि ना तो मैं रुका और ना ही मुड़कर आपकी तरफ देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऊंचा सुनता हूँ या इस रोज मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी थी। इसका अंदाज काबिले दीद था। वो जलकर रह गई। आपके तर्ज तखातुब से तो आप मुअज्जिब मालूम होते हैं। अपना ही नहीं तो दूसरों का वक्त बर्बाद ना हो इसके मुतालिक भी सोचते हैं, और इतना ही नहीं, आपके ख्यालात भी काफी मुख्तलिफ हैं। गालबन यही वजह है कि आप नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करके नींद के मजे लूटना पसंद करते हैं। मगर मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ गाड़ी पार्क करना कानून जुर्म है। जरमीन ने बर्दाश्त की हदों को छूते हुए कहा था। इतला देने के लिए शुक्रिया। मैं ट्रैफिक रूल से बखूबी वाकिफ हूँ। कानून तो बनते ही हैं तोड़े जाने के लिए। कानून तोड़ना मेरा पसंदीदा मशगला है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि गैर कानूनी पार्किंग का जुर्माना 100-200 रुपयों से ज्यादा ना होगा, और मेरी शराफत तो देखें, मैं जुर्माना अदा करने के लिए तैयार भी हूँ, मगर आप कबूल नहीं कर रही। गालबन आप यहाँ की ट्रैफिक हवलदार नहीं है। इसने तंजन जरमीन को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। इसकी बात सुनते ही वो तैश में आ गई। गालबन नहीं, यकीनन मैं ट्रैफिक हवलदार नहीं हूँ। अगर होती तो आप फौरन से बेशतर ये नोट मेरे हाथ से छीन लेती। इसने जरमीन का जुमला बीच से ही उचक लिया था। किसी सरकारी मुलाजिम को सरेआम रिश्वत देते हुए आपको शर्म नहीं आती? जरमीन ने अफसोसनाक लहजे में कहा। जब इन्हें रिश्वत लेने में शर्म नहीं महसूस होती तो मुझे देने में क्यों आएगी? इसने और भी अफसोसनाक लहजे में कहा। इससे कबल कि आप मुझे कानून के मुतालिक मजीद मालूमात फराहम करें, मैं आपको बता दूं कि मुझे कहीं पहुंचना है। अगर मैं इस तरह आपसे हुए गुफ्तगू रहा तो यकीनन लेट हो जाऊंगा। मगर सच कहूं तो आप जैसी शख्सियतों को देखकर एहसास होता है कि मुल्क की तरक्की में किन लोगों का हाथ है। गुड बाय। पेशानी तक अपना हाथ ले जाकर 2 उंगलियों से सलूट का इशारा करके वो अपनी कार जन से उड़ा ले गया। वो सब्र तामुल का मुजस्मा बनी खड़ी रह गई। अगली सुबह वो जैसे ही दफ्तर पहुंची, बगैर किसी से बात किए वो कुछ लिखने में मसरूफ हो गई। तकरीबन 5 मिनट बाद आयशा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। ये अलल सुबह कौन सा जनून सवार है तुम पर?
क्या लिख रही हो, हमें भी तो पता चले। इसके जवाब में जरमीन ने इसे गुज़श्ता वाक़या मनोअन सुना डाला। इसकी जुबान के साथ साथ कलम भी तेजी से चल रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद आर्टिकल को इख्तिताम तक पहुंचाकर इसने ठंडी सांस ली। हमारे मुल्क में ये सब बहुत आम हो गया है सरी। छोटे मुलाजमीन से लेकर बड़े ओहदों पर फाइज अफसरान तक रिश्वत खोर हैं। मुल्क के हर कोने में करप्शन का बोलबाला है और इन सभी का ईमान खराब करने में सबसे अहम रोल इन रईसजादों का होता है। आयशा ने ताज्जुब से कहा था। महज इज़हारे ताज्जुब से कुछ नहीं बदलेगा। इन रईसजादों को सबक सिखाने का बेड़ा किसी ना किसी को उठाना ही होगा, तो क्यों ना हम ही इसका आगाज करें। मुझे यकीन है इस किस्म की खबरों के साथ इन रईसजादों की तस्वीर ही क्यों ना छप जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता इनके वालिदैन को बहुत फर्क पड़ेगा। सोसाइटी में अपनी सफेद पोशी का भरम कायम रखने के लिए ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसीलिए अव्वल तो वो अपने अयाश बच्चों को लगाम कसेंगे। इसने मोबाइल आयशा के सामने लहराया। किसी कार की नंबर प्लेट की तस्वीर देख आयशा चीख पड़ी। ये तस्वीर तुमने कब खींची? जरी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। सुबह के 10 बजे अपनी नींद पूरी करके वो कमरे से बाहर निकला। तभी इसकी नजर हाल में लगे मजमे पर पड़ी। मजमे की तवज्जो का मरकज थी मजनी। मजनी शादर के छोटे ताया असद आफरीदी की छोटी बेटी थी। शाहवेज और शामिर की पैदाइश के 5 साल बाद वो दुनिया में आई थी। वकार आफरीदी के 2 बेटे हैं, जैन और मुदस्सिर, जबकि माजिद आफरीदी का एक ही बेटा है, शाहरुख। असद आफरीदी के अलावा इनके किसी भी भाई के हिस्से में बेटी नाम की नेमत ना आई थी। चुनाचा मजनी घर भर की लाडली थी। इसकी बात कभी ना टाली जाती, यूं तो वो सभी कजन्स के लिए खास थी, मगर शाजर और मजनी को एक जान दो कालिब कहा जाता था। जैसी अंडरस्टैंडिंग मजनी की शाजर के साथ थी, वैसी किसी और कजन के साथ ना थी। सारे घर की लाडली होने के बावजूद वो इन सबसे दूर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी, क्योंकि मजनी की बचपन से लेकर जवान होने तक एक ही ख्वाहिश थी, और वो थी हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल करना। इस घर में इसकी हर ख्वाहिश मुंह से अदा होने से कबल ही पूरी कर दी जाती। इसका ख्याल था कि सिवाय हॉस्टल की जिंदगी के वो तकरीबन सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुकी है, और इसकी इस जिद के आगे आफरीदी वाला के मकीनों को हार मानना पड़ी थी। इसकी ख्वाहिश एक तरफ और घर वालों की मोहब्बत एक तरफ थी। जब भी सबसे दूरी बर्दाश्त के बाहर हो जाती, वो फौरन से बेशतर घर पहुंच जाती। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? शाजर को अपनी सीम ताता देख वो खुलकर मुस्कुराई। फर्स्ट क्लास, तुम अपनी सुनाओ। वो बालों में उंगलियां फेरता मजनी के ऐन मुकाबिल सोफे पर बैठ गया। आप सबके बगैर मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता वहां। बेइंतहा याद आती है आप सबकी, इसने मुंह लटका कर कहा। इसकी बात पर सभी खवातीन की आंखें आंसुओं से लबालब भर गईं। इसके बरक्स सभी मर्द हजरात ने बमुश्किल अपनी बेसाख्ता हंसी रोकी थी। मजनी, अव्वल तो तुम हर चौथे रोज यहाँ हाजिर हो जाती हो। इन 4 दिनों के दरमियान तुम्हारी ताइयों के चक्कर तुम्हारे हॉस्टल की तरफ लगते रहते हैं। मुझे तो लगता है ये आमदो रुखसती का खेल खेलना ही तुम्हारा मकसद था, इसीलिए तुमने घर से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया हॉस्टल ही का इंतखाब किया। शादर की बात पर सभी खवातीन खिसिया गईं, मगर मजनी पर इसका कोई असर ना हुआ। इसने शर्मिंदा होना सीखा ही ना था। और सुनाओ जैन, फोन तो करते हैं ना बिला नागा तुम्हें? मजनी का मुंह फुला देखकर शाजर ने बात बदल दी। आपको मुझसे ज्यादा जैन की फिक्र लगी रहती है। जैन के जिक्र पर मजनी झीप गई। जैन और मजनी की बात बचपन ही से तय थी, इसीलिए तायजाद होने के साथ साथ वो मजनी का मंगेतर भी था। गुज़श्ता कुछ माह से वो बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। इस बेचारे की तो फिक्र होगी ना, इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने जा रहा है। तुमसे शादी करने की हिम्मत करना कोई आम बात तो नहीं है। शाजर ने इसे मजीद चिढ़ाया था। इसकी बात पर मजनी ने इसे कुशन दे मारा, जिसे कमाल महारत से कैच कर लिया गया था। इन दोनों की नोक झोंक पर सभी अफराद हंस दिए। राशिद साहब हस्बे मामूल सुबह की चाय के साथ अखबार का मुताला करने में मसरूफ थे। तभी इनकी नजर मुल्क में बढ़ते हुए करप्शन का जिम्मेदार कौन, इस आर्टिकल पर पड़ी। उन्होंने दिलचस्पी से पढ़ना शुरू किया। आर्टिकल में साफ लफ्जों में वाजे किया गया था कि किस तरह शहर में करप्शन आम हो रहा है, और इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, सड़क पर अपनी चमकती गाड़ियों में घूमने वाले रईसजादे हैं, जिनकी नजर में कानून की कोई अहमियत नहीं है। ये वो अफराद हैं जिन्होंने कानून को एक खिलाफ वर्जी को फैशन बना लिया है। साथ ही इस शख्स का जिक्र किया गया था जिसने हाल ही में ममनुआ जगह पर कार पार्क की थी। एहतजाज करने की बजाय इसके कि वो अपनी गलती तस्लीम करता, इसने रिटाई से सरकारी मुलाजिम को रिश्वत देकर खरीदना चाहा। इस शख्स की इस हरकत ने मुल्क के कानून का मजाक उड़ाया है। इस सब से कबल के राशिद साहब खबर के इख्तिताम पर मुल्क के बिगड़ते हालात पर अफसोस करते। इनकी नजर खबर के साथ छपी तस्वीर पर पड़ी। सेकंड से भी कम वक्फा लगा था इन्हें शाजर की कार की नंबर प्लेट पहचानने में। इन्हें हैरत का शदीद झटका लगा था। अशर से बात करने का फैसला करके वो अपनी जगह से उठे थे। वो बस के मुंतजिर बस स्टॉप पर खड़ी थी। सड़क पर कतार में खड़ी गाड़ियों में सवार अफराद सिग्नल के हरे होने का इंतजार कर रहे थे। तभी 4 स्पोर्ट बाइक्स तेज रफ्तारी से सिग्नल तोड़ते हुए इसके सामने से गुजरी। कुछ ही दूरी पर सड़क पार करती एक औरत और इसका बच्चा तेज रफ्तार बाइक की जद में आ ही जाते। गरैन मौके पर बाइक सवार ब्रेक न लगाता। उसको रुकता देख इसके दूसरे साथियों ने भी अपनी अपनी बाइक्स रोक दी। ट्रैफिक हवलदार तेज तेज कदम उठाता हुआ जाए वारदात पर पहुंचा। वो मुसलसल मुंह में दबी सीटी बजाता जा रहा था। तकरीबन 5 मिनट हवलदार और बाइक सवार के दरमियान बात हुई, जिसके बाद वो चारों हवा की तेजी से बाइक उड़ा ले गए। हवलदार मुस्कुराता हुआ पलटा। वो तेज तेज कदम उठाती हवलदार के नजदीक पहुंची। वो सड़क के किनारे खड़ी दरी सहमी से औरत से मुखातिब हुआ। देख कर चलने का ना मैडम,
रास्ता क्या तुम्हारे बाप का है? शर्म के मारे वो औरत कुछ बोल ही ना पाई थी। हवलदार की बात सुनकर जमीन तैश में आ गई। ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं इनसे? यहाँ जो कुछ वो पूरे पजीर हुआ है इसमें इनका क्या कसूर है? ये तो उसी वक्त रोड क्रॉस कर रही थी जब करना चाहिए। कसूर उन लड़कों का है जो रेड सिग्नल के दौरान अपनी बाइक्स को हवा में उड़ा रहे थे। अगर वो बाइक सवार ब्रेक लगाने में जरा सी देरी करता तो इनकी जान भी जा सकती थी और आप उल्टा इन्हीं पर बरस रहे हैं। मैडम आपको क्या प्रॉब्लम है? ये लड़का लोग रोज यहाँ से जाता है। इन लेडीज लोग को ध्यान रखना चाहिए, ना गलती इन लोगों का ही है। नरमीन की बात का कोई खास असर न लेते हुए हवलदार ने इन लड़कों की तरफदारी की थी। ओ अच्छा, तो आपका ख्याल है कि गलती इस औरत की थी? आप ट्रैफिक पुलिस हैं कि आपको भी याद दिलाने की जरूरत है कि रेड सिग्नल के दौरान गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है? जमीन ने गुस्सा जब्त करते कहा। हाँ, बंद सिग्नल पर गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है, पता है हमको। तो लिया है ना हमने उन लड़का लोग से फाइन, हो गया इनका सजा पूरा। मैडम तुम हमको कानून मत सिखाओ। कई हरी नोटों को इसकी नजरों के सामने लहराते हवलदार ने टूटी फूटी उर्दू में कहा था। इन लड़कों ने आपको महज चंद रुपए पकड़ाए और इनकी सजा पूरी हो गई। इन्हें तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इन अयाशियों की लापरवाही के चलते किसी की जान भी जा सकती थी, मगर आप जैसों को इससे क्या सरोकार? आपकी तो जेबें गर्म होनी चाहिए बस, चाहे आपकी रिश्वतखोरी किसी राह चलते को अपाहिज ही क्यों ना बना दे। इसने नखुवत से कहा। हवलदार इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता हुआ ट्रैफिक की तरफ मुतवज्जा हो गया। गोया वो इससे नहीं किसी और से मुखातिब थी। जमीन तासुब से गर्दन हिलाती हुई पलटी। वो औरत अपने बच्चे को लेकर जा चुकी थी। इसकी बस मुकर्रर वक्त पर आ पहुंची। इन अयाशियों की लापरवाही के चलते किसी की जान भी इससे जा सकती थी, मगर आप जैसे को इससे क्या सरोकार? अच्छा, ये वही आई थिंक ना, वो बस में वो लेकर जा चुकी थी। इसकी बस मुकर्रर वक्त पर आ पहुंची। से कबल के वो बस में सवार होती, वो चारों बाइक सवार मुखालिफ सिमत से आते हुए नजर आए। इस बार इसकी बाइक की रफ्तार कदर धीमी थी। इन चारों में से 3 ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि चौथे ने इसकी भी जरूरत महसूस नहीं की थी। चौथा सवार वही शख्स था जिसका पसंदीदा मशगला कानून की खिलाफ वर्जी करना था। इसे देखकर जमीन को जरा भी हैरत ना हुई थी। इस शख्स से कुछ ऐसे ही कारनामे की तवक्को की जा सकती थी जो इसने थोड़ी देर कबल अंजाम दिया था। आफरीदी वाला की बलाई मंजिल पर शाजर के कमरे का दरवाजा खुला था। वो बेड पर आड़ा तिरछा लेटा स्मार्टफोन की स्क्रीन को स्वाइप करने में मसरूफ था। तभी अशर इसके कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर शाजर सीधा होकर बैठ गया। क्या बात है भाई? इसने अनजान बनकर इस्तफसार किया, जबकि इसे अंदाजा था कि हस्बे तौफीक अशर इसके वालिद का पैगाम लेकर ही आया होगा। गुज़श्ता रोज तुम्हारी किसी रिपोर्टर से बहस हुई थी? अशर ने संजीदगी से सवाल किया था। अरे ये क्या भाई, मुझे लगा था कि आज सिर्फ भाभी ही हम दोनों की मोहब्बत के दरमियान हाइल है, मगर ये क्या, ये रिपोर्टर कहाँ से वारिद हो गया? इसने बात को मजाहिया रुख देते हुए कहा। हर बात मजाक नहीं होती शाजर। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि अपनी हदों को याद रखा करो। अपने शौक को पूरा करते करते कहीं ऐसी हरकत ना कर बैठना जिससे डैड की इज्जत पर आंच आ जाए। मगर तुमने वही किया जिसका डैड को डर था। अशर खतरनाक हद तक संजीदा था। क्या हो गया भाई? आई कांट अंडरस्टैंड। वो मुतहिर था। तुम्हें अखबार का मुताला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही इस बात से सरोकार है कि रोजाना अखबार में किस नौयत की खबरें शाया होती हैं। मगर मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि इस शहर की कई मौजूद अफराद से मैं तुम्हारे डैड भी अखबार का मुताला बला नागा करते हैं, और आज के अखबार में इनके बेटे के कारनामे को पढ़कर वो हद दर्जा परेशान है। जिस वक्त तुम अपनी गलती होने के बावजूद इस रिपोर्टर को कोई आम ट्रैफिक पुलिस समझकर रिश्वत दे रहे थे, इस वक्त तुम्हें अपने वालिद की इज्जत और रुतबे का जरा एहसास कर लेना चाहिए था। अशर ने साहब का लहजे में कहा। एक जमाके के साथ सड़क पर एक लड़की के साथ हुई बहस इसके जहन में ताजा हुई। इसे हैरत का शदीद झटका लगा था। इसने तस्वुर भी ना किया था कि वो लड़की एक सहाफी हो सकती है, वो भी एक ऐसी सहाफी जो इतनी छोटी सी बात को अखबार में शाया करवा सकती है। आई एम रियली वेरी सॉरी भाई, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मैंने बस मजाक किया था, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो रिपोर्टर होगी और इस बात को अखबार की खबर बना देगी। आप पापा को यकीन दिलाएं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा जो इनकी तजलील का बाइस बने। इसने माजरत करके मामले को रफा दफा करने में याफियत जानी। वो बात को बढ़ाकर अशर को मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। अशर को हनूज अपना चेहरा मुखालिफ सिमत में किए देख वो परेशान हो गया था। भाई प्लीज आप तो मुझसे खफा ना हो। पहले ही डैड मुझसे नाराज रहते हैं, मुझसे ठीक तरह से बात तक नहीं करते। वो बस मुझे मिस्टर परफेक्ट बना देखना चाहते हैं। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर जाता हूँ, मगर आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इसने जमाने भर का दुख अपने लहजे में समझते हुए कहा था। मैं तुमसे खफा रह सकता हूँ भला, बस डैड की वजह से परेशान हो गया था। आइंदा बहुत एहतियात करना। ये मीडिया कामयाब लोगों की नेक नामी को बदनामी में तब्दील करने में देर नहीं लगाती। अशर ने रसान से समझाया था। वो गर्दन हिलाकर रह गया। तीर निशाने पर लगा था। अशर को मनाना इसके बाएं हाथ का खेल था। वो जानता था कि अशर इससे खफा नहीं रह सकता था, और इसी एक बात का फायदा वो अक्सर उठाया करता था। अगली सुबह वो जैसे ही बाइक पार्क करके पलटा, इसकी निगाह इस लड़की पर पड़ी जो सलमान से महवे गुफ्तगू थी। वो कुदरत के इत्तेफाक पर हैरान रह गया। वो खुद इससे मिलकर इसे वार्न करना चाह रहा था और वो इसके सामने खड़ी थी। इसका काम आसान हो गया था। इसने अपने कदम इसकी तरफ बढ़ा दिए। यार सलमान, एक बात बताना, क्या मैं तुम्हें चमकीली गाड़ी में घूमने वाला आवारा याश रईस ज्यादा दिखाई देता हूँ? इसने सलमान की गर्दन के गिर्द बाजू मैल करते हुए बावाज़े बुलंद कहा था। यह अफवाह किस दुश्मन ने उड़ाई है? सलमान ने थोड़ी खुजाते हुए कहा।
इसे सलमान के साथ खड़ा देख जरमीन का अलग तक कड़वा हो गया। वो अपने अखबार के लिए इस कॉलेज के टॉपर्स के नाम और इनके मुतालिक मालूमात इकट्ठी करने यहाँ आई थी। सलमान से वो हेड ऑफिस तक का रास्ता समझ रही थी। इसने वहां से खामोशी के साथ निकल जाने में बेहतरी समझी। फिलहाल वो इस शख्स से मुंह नहीं लगना चाहती थी। इससे कबल के वो आगे बढ़ती, वो इसकी राह में दीवार की तरह हायल हो गया। महंगे क्लोन की खुशबू इसके नथनों से टकराई। दरअसल आजकल हमारे कुछ नए दुश्मन पैदा हो गए हैं, इसने जमीन के चेहरे को नजरों की गिरफ्त में लेते हुए कहा। उसको अपना रास्ता रोके देख जमीन ने सिमत बदलकर इसके करीब से निकल जाने की कोशिश की, मगर वो एक बार फिर इसका रास्ता रोके खड़ा हो गया। तो आप खिदमत मुल्क से बाज ना आई मोहतरमा। हमें तो लगा था कि कीचड़ वाले और नो पार्किंग वाले मामले में आपने दरगुजर से काम लिया होगा, मगर ये क्या, आप तो नाराज हो गई, और अब तो आपकी नाराजगी अखबारों में भी नजर आने लगी है। इसने काफी अदब के साथ इस पर वार किया था। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, मेरा रास्ता छोड़ो, इसने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। कमाल है, हम तो आप जनाब में अटके हुए थे, मैडम तो सीधे तुम पर उतर आई। खासी बेतकल्लुफ हो रही है हमसे। इसने बात को दूसरा रुख देते हुए तंजन कहा। ये बेतकल्लुफी नहीं, मेरी नजर में तुम्हारी हैसियत है। जिस शख्स से मैं बात तक करना गवारा नहीं करती, इस शख्स से आप जनाब करते हुए इसे इज्जत देकर मुखातिब नहीं कर सकती, इसने नखुवत से कहा था। इस लड़की की जुरत पर वो हैरान रह गया था। इसने अपने लिए ऐसे अल्फाज इससे कबल ना सुने थे। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की का मसला क्या है। तस्दील के एहसास से इसका चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि सलमान इस अफ्तार पर हक्का बक्का खड़ा इन दोनों को बारी बारी देखता जा रहा था। आर यू इंटरेस्टेड इन मी? क्या तुम मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कर रही हो? अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि दूसरी लड़कियों की निस्बत तुम्हारा तरीका डिफरेंट तो है, मगर इंटरेस्टिंग नहीं है, इसीलिए कुछ और ट्राई करो। लड़कियों के हवाले से अपने गुज़श्ता तजुर्बात की रोशनी में वो इस लड़की को की इन हरकतों को यही नतीजा अखज़ कर पाया था। लड़कियां इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने से गुरेज ना करती थी। इसकी बात सुनकर वो हंसी और फिर हंसती चली गई, यहाँ तक कि इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। तुम्हारी इस बात को सुनकर आज मुझे अंदाजा हुआ है कि खुशफहमी किस बला का नाम है। खैर, इस ख्याल को दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। हम लोग सहाफत पेशा लोग हैं, हर दूसरे दिन मुख्तलिफ नई खबरों की तलाश में रहते हैं। तुम्हारे मशागिल, तुम्हारी शख्सियत काफी से ज्यादा मुख्तलिफ हैं। तुम जैसे लोगों को अखबार की जीनत बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें अखबार की सुर्खियों में आने का मौका दे दिया। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, इसने तबा देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा था। इसकी बात पर शाजर बिफर उठा। सुनो लड़की, मुझसे दूर रहो, आइंदा मेरे मामलात में टांग अड़ाने की सोचना भी मत, वरना पछताओगी। ये खिदमत मुल्क तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। वो एक कदम आगे आया था, वो बेसाख्ता पीछे हटी। इसने तनफ्फुर भरी निगाह से इस अड़ियल लड़की को देखा था। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन पछताएगा। इसके गुस्से का जरा भी असर न लेते हुए वो मुस्कुराकर पलटी थी। शाजर की नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया था। वो दफ्तर पहुंचते ही अपनी सीट पर ढह गई। इस अय्याश के साथ हुई बहस की वजह से इसका मूड अभी तक खराब था। इससे कबल के वो अपना काम शुरू करती, इसकी नजर आयशा के कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर वही शख्स मुस्कुरा रहा था। इसके दाएं बाएं राशिद साहब और अशर आफरीदी इसके कंधों पर हाथ रखे मुस्कुरा रहे थे। ये कौन है? हैरत के समंदर में गोदाजन वो गोया हुई थी। क्या मतलब, क्या तुम इन लोगों को नहीं पहचानती? आयशा ने हैरानगी का इजहार किया। ये कौन है? इसने कंप्यूटर स्क्रीन पर शाजर के चेहरे को उंगली से छूकर इस्तफसार किया। ये शाजर है, राशिद साहब का दूसरा बेटा। इस दिन मैं उसी का जिक्र कर रही थी। हैंडसम है ना? आयशा ने मालूमात बाम पहुंचाई और वो तकदीर के इस इत्तफाक पर हैरान रह गई। कल शाजर आफरीदी की सालगिरह है। हमें सालगिरह के मौके पर राशिद साहब के फर्जंद को आज की आवाज टीम की तरफ से सालगिरह की मुबारकबाद देनी है। आयशा बोलती जा रही थी, जबकि इसके ध्यान में सोचों का जाल बिछ गया था। तो इससे बार बार टकराने वाला शख्स कोई और नहीं, राशिद साहब का बेटा था, जिसे शहर के कामयाब तरीन इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे और अपने कॉलेज की मकबूल तरीन शख्सियत होने का शर्फ हासिल था। इसके लहजे में छलकते घमंड की वजह से महज दौलत ही नहीं, इसके खानदान की बेपनाह शोहरत भी है। धीरे धीरे जमीन की हैरत की जगह गुस्से ने ले ली थी। समझता क्या है वो खुद को? इसके वालिद की सफेद पोशी की आड़ में जो मर्जी आए करता जाएगा। इसका कदर घमंड, इतनी बेनियाजी, इसे लगता है कि इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं इस अय्याश को चैन से जीने नहीं दूंगी। अब तक तो इसे महज दौलत की ताकत का अंदाजा था, मगर अनकरीब कलम की ताकत का अंदाजा भी हो जाएगा। इसने जोश से गर्दन हिलाई थी। वो एक ही हफ्ते में 2 दफा शाजर के खिलाफ खबरें शाया कर चुकी थी। दूसरी दफा वो एक आम रईसजादे की नहीं, मशहूर हस्ती राशिद आफरीदी के फर्जंद के खिलाफ लिख रही थी। इसे लगा था न्यूज डेस्क के हेड सरजादी इस खबर को मंजर आम पर नहीं आने देंगे। मशहूर और ताकतवर हस्तियों के खिलाफ कुछ भी शाया करने से वो गुरेज बरतते थे। जरा सी भी चूक इनके दफ्तर को नुकसान पहुंचा सकती थी, मगर इसकी तवक्को के बरक्स वो इसकी खबर सुनकर बहुत खुश हुए थे। इनका ख्याल था कि ये खबर इनके अखबार को मशहूर बना देगी। सरजैदी की मंजूरी मिलते ही गोया इसके हौसले और बुलंद हो गए। इसने शाजर के खिलाफ खबरें शाया करने और सबूत इकट्ठा करने को अपना मकसद बना लिया। अपनी इन्हीं कोशिशों के चलते वो शाजर की सालगिरह की तकरीब में पहुंच गई। वो पूरी तकरीब के दौरान सबसे छुपते छुपाते शाजर को फॉलो कर रही थी। शाजर और उसके दोस्त गार्डन में सजी मुख्तलिफ टेबल्स में से
सबसे कोने वाली टेबल के गिर्द बैठे थे। वो इनके अकब वाली टेबल पर दूसरी सिमत रुख किए बैठी थी। वो इन लोगों की बातें बआसानी सुन सकती थी। आसिफ को इस बात पर एतराज था कि अफरीदी वाला में दी जाने वाली किसी भी पार्टी में शराब सर्व नहीं की जाती थी। ये वाइट ड्रिंक थी जो इस घर में तशरीफ लाए मेहमानों को ख्वाहिश के बावजूद दस्तियाब नहीं थी। शाहजर ने इसकी बात का कोई असर नहीं लिया था। इसे इस कानून से कोई शिकायत नहीं थी। वो आराम मशरूबात को हाथ तक नहीं लगाता था। अपना रोना रो देने के बाद आसिफ ने चुपके से अपने साथ रखे बैग से 2 शराब की बोतलें निकाल ली। शाहजर के मना करने के बावजूद आसिफ ने दूसरे दोस्तों को तो बस चखाई थी, बाकी सारी शराब वो अकेला ही पी गया। आखिर में सभी शाहजर को गुड नाइट कहते अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चल दिए। वो भी पार्टी के इख्तिताम पर दूसरे रिपोर्टर्स के साथ घर के लिए रवाना हुई, मगर जिस रास्ते से बस गुजर रही थी इस सड़क पर हादसा हो जाने की वजह से जाम लगा हुआ था। दूसरे सवारों के साथ वो भी बस से नीचे उतर गई। जाए वारदात पर एक कार पेड़ से टकरा गई थी। जख्मी को कार से निकाल कर ले जाया जा रहा था। जैसे स्ट्रेचर इसके सामने से गुजरी, आसिफ के जख्मी चेहरे को देख इससे हैरत का शदीद झटका लगा था। वो होश में था, नशे की हालत में मुसलसल बड़बड़ा रहा था। इसे एक धमाकेदार न्यूज मिल चुकी थी। इधर आफरीदी वाला में सुबह की चहल पहल दिखाई देती थी। सुबह की चाय के साथ अखबार का मुताला करते राशिद साहब की निगाह इस हेडलाइन पर पड़ी। मशहूर बिजनेसमैन राशिद आफरीदी के फर्जंद शाहजर आफरीदी की सालगिरह की रात इनके दोस्त हुए सड़क हादसे का शिकार। जेली हेडलाइन थी, नशे की हालत में गाड़ी चलाना पड़ा महंगा। तफसील में पार्टी की रोदात का जिक्र था। खबर में वाज़ेह अल्फाज में हादसा का जिम्मेदार शाहजर को ठहराया गया था। गोया हादसा आसिफ के नहीं, शाहजर के हाथों अंजाम पाया हो। बकौल इस सहाफी के, पार्टी में शराब ना सर्व करने के बावजूद शाहजर के दोस्त को शराब पीने की छूट क्यों दी गई? इसकी मौजूदगी में आसिफ ने लिमिट से ज्यादा शराब पी। अगर शाहजर समझदारी का मुजाहरा करते हुए आसिफ को रोकता तो यह हादसा टल सकता था। अभी सिग्नल तोड़ने वाली खबर से ही राशिद साहब उभर ना पाए थे। शाहजर की सालगिरह का मौका पड़ जाने की वजह से वो इसके मुतालिक शाहजर से बात ना कर पाए थे। जबकि पार्टी की रात की अगली सुबह शाहजर अपने दोस्तों के साथ गोवा के लिए रवाना हो चुका था। खबर के आखिर में बाएं तरफ रिपोर्टर का नाम पढ़कर इनकी परेशानी में इजाफा हो गया। पहले ही पिछले दिनों 2 दफा शाहजर कसूरवार था, मगर पार्टी की रात वाले हादसे में इसका कोई कसूर नहीं था। जबकि इसकी खबर की रोशनी में देखा जाए तो सारा इल्जाम शाहजर के सर जाता था। ये रिपोर्टर गुज़श्ता 1 माह से लगातार शाहजर के खिलाफ खबरें शाया करती जा रही थी। इसकी सरकत से राशिद साहब यही नतीजा अखज़ कर सके थे कि इसका मकसद इनके नाम को नहीं बल्कि शाहजर के नाम को खराब करना था। गालिबन वो अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए अखबारों का इस्तेमाल कर रही थी। ये बात इनके लिए परेशान कुन थी। इधर गोवा में शाहजर जो दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारने का इरादा लिए यहाँ आया था, तवक्को के बरक्स इसका मूड फ्रेश होने की बजाय बुरी तरह खराब हुआ था। वजह थी इस हॉस्टल में छुट्टी एंजॉय करने आई हुई एक लड़की, इसका नाम लीजा था। वो शाहजर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश में लगी हुई थी। जब इसे कामयाबी हासिल ना हुई तो सीधे शाहजर को प्रपोज कर दिया। वो लड़की जिससे वो महज 1 घंटे कबल मिला था, कितनी आसानी से इसे सबके सामने प्रपोज कर रही थी। इसे याश और बदकिरदार लड़की की सरकत पर इसका दिमाग घूम गया। इसने सख्त अल्फाज में इस लड़की को मना कर दिया। इन लड़कियों को किस तरह हैंडल करना चाहिए वो अच्छी तरह सीख गया था। इसको इनकार को बड़े आराम से इसने अपने सामने टेबल पर धरे जूस के गिलास को लबों से लगा लिया। इस बात से बिल्कुल बेखबर के जो जूस वो पी रहा है इसमें नशावर गोलियां घुली हुई हैं। वो लड़की अच्छे ज्यादा जनूनी साबित हुई थी। शाहजर का इनकार सुनकर इसने अपने ज़हन में गलीज प्लानिंग करके इसे पाया तक मील तक पहुंचाने के लिए इसने जूस में सबकी नजर बचाकर बड़ी महारत से वो गोलियां मिला दी। वो ऐसा खेल खेलना चाहती थी जिसमें शाहजर को शिकस्त हो और वो इसे कभी छुटकारा हासिल ना कर पाए। वो सभी आज की रात होटल में कयाम करने वाले थे। लीजा को हैरानी का शदीद झटका तब लगा जब अचानक शाहजर ने घर के लिए रवाना होने की जल्दी मचा दी। राशिद साहब ने इसे बताते खुद फोन कर फौरन से बेशतर घर पहुंचने का हुक्म दिया था। अपने दोस्तों के साथ शाहजर को जाता देख लीजा तिलमिलाकर रह गई। तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। शाहजर इसकी दस्तरस से दूर जा चुका था। इधर शाहजर अपने सभी दोस्तों को ड्रॉप कर चुका था। गाड़ी बंजारा हिल्स को जाती सड़क पर दौड़ रही थी। अचानक इसकी तबीयत बोझल होने लगी। यूं महसूस हो रहा था कोई आंखों पर मनो बोझ रख दिया गया हो। घर पहुंचने में भी आधा घंटा दरकार था। गुजरते सेकंड के साथ इसकी हालत अबतर हो जा रही थी। सर चकरा रहा था। इसने जबरन अपनी आंखों को खुली रखने की सही की लेकिन नाकाम रहा। इससे कबल के वो अपनी गाड़ी साइड पर लगाता सामने से तेज रफ्तार ट्रक आता दिखाई दिया। इसने अपने बचाव के लिए बंद होती आंखों के साथ मोड़ काटा। नतीजा तन कार फुटपाथ पर चढ़ गई। कार किसी चीज से टकराई थी। धमाकेदार आवाज के साथ वो होशोवास से बेगाना हो गया। कार की सीट पर जख्मी हालत में पड़ा शाहजर इस बात से अक्सर बेखबर था कि ये हादसा इस आफरीदी वाला के मकीनों की जिंदगियों में बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला था। दाई माँ को अल्लाह हाफिज कहती वो तकरीबन दौड़ती हुई घर से निकली थी। हस्बे मामूल वो दफ्तर के लिए लेट हो चुकी थी। अभी वो बस स्टॉप तक पहुंची भी ना थी कि इसकी निगाह सड़क के दाएं तरफ फुटपाथ की खस्ता हालत पर पड़ी थी। ऐसा मालूम हो रहा था गोया कोई तेज रफ्तार गाड़ी सीधे इससे टकरा गई हो। फुटपाथ पर बनी कुछ झुग्गियों की हालत भी खराब लग रही थी। इन्हीं में से एक झुग्गी के बाहर बैठी एक अडेड़ उम्र औरत बावाज बुलंद रो रही थी। आसपास के लोगों से पूछने पर इसे महज इतनी मालूमात हासिल हुई थी कि कल रात 3 बजे के करीब एक तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई थी। नतीजतन रोती हुई औरत के शोर के दोनों पैर मुतासिर हुए थे। गाड़ी चलाने वाले के ताल्लुक से किसी को कोई मालूमात नहीं थी। बकौल इस औरत के हादसे के कुछ ही मिनटों बाद कुछ लोग कार और ड्राइवर को अपने साथ लेकर गए थे।
वारदात पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल से बस ये जानकारी मिल सकी थी कि हादसे को अंजाम देने वाला केयर हॉस्पिटल में एडमिट था। रोती हुई औरत के करीब फटे हुए कपड़ों में मलबूस दो बच्चों को अपनी मां की तकलीद करता देख इसका दिल लरस गया था। इसने अपने कदम हॉस्पिटल की सिमत बढ़ा दिए। वो इस खबर को गंवाना नहीं चाहती थी। वो जो ही मतलूबा एड्रेस पर पहुंची, केयर हॉस्पिटल के शीशों से बनी चमकती इमारत को देख इसे बखूबी अंदाजा हो गया था कि हादसे को अंजाम देने वाला कोई रईस शख्स था। वो लंबे लंबे डग भट्टी ऊंची कशादा इमारत की चौखट को अबूर कर गई। रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचते ही वो कल रात एडमिट हुए पेशेंट के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश में जुट गई, मगर रिसेप्शनिस्ट के दूसरे जुमले पर इसे हैरत का शदीद झटका लगा था। कार ड्राइव करने वाले का नाम शाहजर आफरीदी था। क्या आपसे मुराद है शाहजर आफरीदी, राशिद आफरीदी के बेटे शाहजर आफरीदी? इसने हैरानगी से इस्तफसार किया था। मैडम, क्या आप पेशेंट की रिलेटिव नहीं है? लड़की ने आबरू अचकाया। नहीं, मैं एक रिपोर्टर हूँ, इस पेशेंट के मुतालिक मालूमात हासिल करने आई हूँ। जिस वक्त इन्हें लाया गया था तब इनकी हालत कैसी थी? इसने उल्टा लड़की से सवाल किया। देखिए मैडम, हम किसी भी आउटसाइडर को पेशेंट के मुतालिक कोई मालूमात नहीं दे सकते, ये हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ है। लड़की ने नाक चढ़ाकर ठंडेदार लहजे में कहा था। देखिए प्लीज, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, हादसे की वजह क्या थी। वो मुल्तजी लहजे में गोया हुई। आप चाहें तो डॉक्टर यूसुफ से कंसल्ट कर सकती हैं, वो अक्सर औकात मीडिया को पेशेंट्स के मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं, मगर ऐसा वो सिर्फ रिलेटिव और इसकी फैमिली की रजामंदी मिलने के बाद ही करते हैं। आप भी कोशिश करके देख लें। डॉक्टर यूसुफ वार्ड नंबर 13 में मिलेंगे। लड़की को इस पर तरस आ ही गया था। वो फौरन से बेशतर वार्ड नंबर 13 की तरफ भागी थी। तभी इसके कदम रुके थे। वार्ड के बाहर राहदारी में अशर और राशिद साहब किसी डॉक्टर से हुए गुफ्तगू थे। इसने अपने कान खड़े कर लिए। परेशानी की कोई बात नहीं है, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं, बस चंद मामूली खराशें आई हैं। इसके देर से होश आने की वजह हादसा नहीं, इसकी जानी हालत है। वो काफी नशे में था। होश में आने के लिए वक्त दरकार होना लाजमी है। ब्लड टेस्ट से साबित हुआ है कि वो नशे में था, जबकि शाहजर इस बात से इनकारी है। डॉक्टर की बात सुनकर इसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई। इसे मुजरिम साबित करने के लिए ये वजह काफी थी। आज का दिन बहुत खास था। कुदरत इस पर मेहरबान थी। मजीद एक भी लफ्ज सुने बगैर वो इस इमारत से बाहर निकल आई। इस खबर को कल के अखबार का हिस्सा बनना था। शाहजर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुका था। हादसे को लेकर राशिद साहब काफी परेशान थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि शाहजर के हाथों कोई एक्सीडेंट हुआ था। वो एक माहिर ड्राइवर था और शराब तो इसने आज तक कभी नहीं पी थी, जबकि डॉक्टरों को कहना था कि शाहजर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। वो कश्मकश में मुब्तला थे कि शाहजर का यकीन करें या डॉक्टर सी बातों का। गुज़िश्ता एक माह से शाहजर की हर हरकत पर मीडिया की नजर थी। इन्हें यह तस्वुर तक डरा रहा था कि अगर मीडिया को इस हादसे की भनक पड़ गई तो आफरीदी खानदान की इज्जत को सरेआम नीलाम कर देंगे। भाई, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? इस घर के साथ सभी अफराद वाकिफ हैं। इस घर के सभी अफराद वाकिफ हैं। मैं शराब नहीं पीता। गोवा से निकलते वक्त मैं मुकम्मल तौर पर होश हवास में था। मुझे लगता है कि मैं ड्रिंक स्पाइकिंग का शिकार हुआ हूँ। अशर के बगल में सोफे पर विराजमान शाहजर ने कहा। क्या तुम ये यकीन के साथ कह सकते हो? आर यू श्योर? अशर मुतैर हुआ। यस, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। पार्टी से निकलते वक्त आखिरी जूस जो मैंने पिया था, इसका जायका मुख्तलिफ था। आई थिंक किसी ने मेरे साथ वाहियात मजाक किया है। एक धमाके के साथ इसके जहन की प्लेट पर लीजा का चेहरा रोशन हुआ था। इन अनसुलझी गुत्थी सुलझ गई थी। लीजा का जिक्र गोल करते हुए इसने आधी बात बताई थी। इसका जिक्र शर्मिंदगी का बायस बन सकता था। तुम्हारे अवारा दोस्तों के लिए तुम्हारी जान को खतरे में डालना मजाक है? राशिद साहब धाड़े। वो अपनी जगह चोर सा बन गया। डैड प्लीज मुझे बात करने दें। शाहजर, तुम टेंशन ना लो। जख्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा चुका है और इसकी हर लिहाज से माली इमदाद की जा रही है। तुम्हें फिलहाल आराम की जरूरत है। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अशर की बात पर शाहजर ने मरूब होते हुए इसकी तरफ देखा। बाज़ औक़ात इसे अशर बहुत बहादुर मालूम होता था। वो अपने बाप से औरों की तरह बात कर सकता था। इसके लिए नामुमकिन था। राशिद साहब के सामने वो खामोश सामई बन जाया करता था, सिर्फ सुनने वाला। इस असना में दरवाजे पर हुई दस्तक ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। अशर ने दरवाजा खोला था। दरवाजे के ऐन वस्त में पुलिस कमिश्नर को देख अशर हैरान हुआ था। आइए कमिश्नर साहब, आप यहाँ कैसे? कोई खास बात है? कमिश्नर साहब खामोशी से कदम उठाते हुए राशिद साहब के पास जा रुके। राशिद साहब ने सर उठाकर इनकी तरफ देखा। कमिश्नर साहब की खामोशी ने किसी तूफान का पेश खैमा मालूम हो रही थी। किसी अनहोनी के एहसास से इनका दिल धड़क उठा था। राशिद साहब, हमें निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके छोटे बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। कल रात आपके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। नतीजतन हमें आपके बेटे को फिलहाल पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। अशर अपनी जगह साख्त रह गया। राशिद साहब की निगाहें फर्श पर सब्त थीं। कमिश्नर साहब ने अपने कदम साख्त खड़े शाहजर की तरफ बढ़ाए। मिस्टर शाहजर आफरीदी, नशे की हालत में गाड़ी चलाने और हादसे को अंजाम देने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। शाहजर की एक हार्ट बीट मिस हुई थी। डाइनिंग टेबल से नाश्ते के बर्तन उठाती खवातीन के हाथ में हवा में मुअल्लिक रह गए। वो आवाज को या सूर फूकने की आवाज थी। घर का हर फर्द साख्त रह गया। देखिए कमिश्नर साहब, शाहजर नशे की हालत में नहीं था। इस हादसे में वो कसूरवार नहीं, विक्टिम है। एफआईआर किसने दर्ज करवाई है, किन सबूतों की बिना पर? और आप इसे ले जाएं कमिश्नर साहब। मैं समझ सकता हूं कि आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मैं भी पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं। अशर की बात दरमियान से काटकर राशिद साहब संजीदगी से बोले थे। शाहजर ने अपने वालिद की तरफ देखा था। हमेशा एक रोबो दबदबे के साथ जीने वाला शख्स आज बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। लटके हुए कांधे, झुका हुआ सर,
शर्मिंदा की निगाहें, ये वो राशिद अफरीदी नहीं थे जिन्हें वो जानता था। इसके सामने खड़ा शख्स कोई और ही था। वो इस शख्स को नहीं जानता था। इनकी हालत देख इसके दिल पर पैर पड़ा था। इसने अपनी निगाहों का रुख बदला। कमिश्नर साहब हथकड़ी पहनाने की नीयत से आगे बढ़े थे। अशर का खून खोल उठा। इससे कबल के वो कुछ कहता, शाहजर ने हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया था। मैं कहीं भाग नहीं रहा कमिश्नर साहब, इसकी जरूरत नहीं है। वो आगे बढ़ गया। फिजा के सकूत को कांच के टूटने की आवाज ने तोड़ा था। घर की किसी खातून के हाथ में थामी प्लेट जमीन बोस हुई थी। किचन से किसी के बाहर की सिमत दौड़ लगाने की आवाज और फिर किसी जिस्म के जमीन बोस होने की आवाज को वो सुन सकता था। जिंदगी में पहली बार अपने घर वालों की तरफ पलट कर देखना नामुमकिन लगा था। वो मुड़ ना सका और लंबे लंबे डग भट्टा चौखट अबूर कर गया। अफरीदी वाला से कुछ फासलों पर वाकया विलास की हर बालकनी से लोग झांक रहे थे। राशिद साहब जैसे सफेद पोश शख्स के बेटे का गिरफ्तार हो जाना चटपटी खबर थी। तमाशा लग चुका था और हमसाये के अफराद तमाशाई बने लुत्फानंदोज हो रहे थे। जिल्लत के शदीद एहसास से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। बाद अल्फाज महज अल्फाज नहीं होते, कैफियत होती हैं और इनके मायने हमें तब समझ आते हैं जब इन कैफियत से गुजरते हैं। आज इससे एहसास हुआ था कि जिल्लत क्या होती है। आज इसकी बदौलत अफरीदी खानदान की तजलील हुई थी। ऐसे में दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश ने सर उठाया कि काश में इस हादसे में मेरी मौत हो जाती। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही इसके जहन में कोंदा सा लपका। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे खिलाफ FIR किसने दर्ज करवाई है? इसके सवाल के जवाब में कमिश्नर ने दाएं सिमत इशारा किया था, जहां एक संगी बेंच पर बैठी दो औरतों में से एक औरत को वो पहचान ना सका, मगर दूसरी शख्सियत को देख वो सकते में आ गया। इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक आम सी लड़की ऐसी जुर्रत का मुजाहरा कर सकती है। क्या वो इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुई थी? इसकी जासूसी कर रही थी? इस लड़की की इससे क्या दुश्मनी थी जो वो इस हद तक चली गई थी? इसे अपनी सिमत देखता पाकर वो शान से कदम उठाती इसके ऐन मुकाबिल आकर रुक गई। मिस्टर शाहजर आफरीदी, आपका क्या ख्याल था कि मैं बस अखबारों में आपके कारनामे शाया करने की आलियत रखती हूँ? मुजरिमों की जगह अखबारों में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे है। क्या महसूस कर रहे हो आप शाहजर आफरीदी? आप अपने ख्यालात का इजहार करना पसंद करेंगे? इसकी मुस्कुराहट शाहजर के खिलाफ खुद से को गैज़ो गदब में बदलने के लिए काफी थी। जब्त की तनाबें इसके हाथों से सरकने लगी। वो पलटी थी। वो आगे बढ़ा था और इसके बाजू को थाम कर इसका रुख अपनी जानिब किया था। तुमने ये ठीक नहीं किया लड़की। किन गुनाहों और सबूतों की बिना पर तुमने ये FIR दर्ज करवाई? तुम जानती कितना हो इस हादसे के मुतालिक? हाउ डेयर यू टू डू दिस टू मी, ब्लडी इंसेंस। उसकी आंखों में आंखें डालकर ढाड़ा था। गम गुस्सा के बाइस इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। गहरी कत्तई आंखें गोया अंगारे उगल रही थीं। जमीन को लगा वो इस आग में झुलस कर राख हो जाएगी। मैं एक साफी हूँ। बिना सबूतों और गवाहों के काम करना मेरी सरशत में नहीं है। गवाही है कि गवाही औरत है जिसने अपनी आंखों से तुम्हें अपनी कार इसकी झोपड़ी पर चढ़ाते हुए देखा था, और सबूत है तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट जो जाहिर करती है कि तुम नशे में थे। और अगर मैं गलत हूं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट को मंजर आम पर ये लाकर साबित कर दोगे कि तुम नशे में नहीं थे। अपना बाजू छुड़वाने की सही करते हुए वो कपकपाती आवाज में चीखी थी, तुम अपनी ही बर्बादी का सामान कर रही हो। हिसाब दोगी तुम। यू विल पे फॉर दिस। अपनी गलती के नताइज तुम्हें भुगतने होंगे। वो जनूनी अंदाज में चीख रहा था। इसकी 5 उंगलियां इसके बाजू में धंसती चली जा रही थी। दर्द की शिद्दत से 2 आंसू इसकी आंखों से टूटकर रुखसार पर बिखर गए। एक झटके से इसने इसके बाजू को अपनी गिरफ्त से आजाद किया था। नतीजतन वो कुछ कदम की दूरी पर जा गिरी। रगड़ की वजह से दाएं हथेली की जिल्द छिल गई थी। इसके लबों से एक सिसकी निकली थी। हस्बे आदत पूरी बात खत्म होने जाने पर कुछ कांस्टेबल ने शाहजर को काबू में किया था। इन कांस्टेबल को झटकता हुआ वो खुली जेल की चौखट अबूर करके जेल की 4 दीवारी में जा खड़ा हुआ। गहरी गहरी सांस ले रहा था। वो सूखे पत्ते की मानित लड़क रही थी। इसे अपना जिस्म बेजान होता महसूस हो रहा था। बच्ची कुछ ही सारी ताकत लगाकर वो कुर्सी के सहारे से उठी थी। खौफ के मारे इसके जिस्म का सारा खून मानो चेहरे पर सिमट आया था। वो अपने पैरों की लर्जिश को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकती थी। खड़े होकर इसने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए कदम उठाए। लाशोरी तौर पर इसकी निगाह हवालात की तरफ उठी थी। हवालात की सलाखों को मुठ्ठियों में जकड़े लहू रंग आंखों से वो इसी की तरफ देख रहा था। वो दहल कर भागते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर निकली थी। इसे लगा था जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो। धाड़ की आवाज के साथ दरवाजा खुला था। वो तेज तेज कदम उठाती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। तभी दाई माँ किचन से बाहर निकली थी। क्या हुआ है मेरी चिड़िया? घर में दाखिल होकर तुमने सलाम तक नहीं किया और अब सीधे अपने कमरे में जा रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मेरी बच्ची? इसका हाथ थाम कर दाई माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, सॉरी दाई माँ, मैं सलाम करना भूल गई। कुछ नहीं हुआ, बस जरा थकन हो रही है, सर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। इसने दुपट्टा से पसीना पूछते हुए कहा था। ठीक है मेरा बच्चा, मैं भी तुम्हारे लिए अच्छी चाय बना देती हूँ। सर दर्द चुटकी में दूर हो जाएगा। जी। यह लफ्जी जवाब देते हुए अपने कमरे में आकर इसने दरवाजा मकफल कर लिया था और इसी दरवाजे से टेक लगाए दमे के मरीज की तरह सांस अंदर खींची थी। वो अपनी हालत दाई माँ पर आया करके इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। कपड़े तब्दील करके वो बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो बुज़दिल नहीं थी, मगर न जाने क्यों एक अनजाना सा खौफ इसे असार में लिए हुए था। इस शख्स का आग बरसाता हुआ लहजा, लहू रंग आंखें इसके जहन से चिपक से गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो कहीं से वारिद होकर इसका गला घोट देगा। इस रात वो सो नहीं पाई थी और 5 मिनट बाद वो चौंक कर उठ जाती, जैसे कोई अनहोनी हो जाने का खौफ लाख हो।
महज 1 घंटे बाद वो हवालात से बाहर था। राशिद साहब का कागजी कार्रवाई होते ही घर लौट गए थे। वो अशर के साथ घर आया था। रास्ते में अशर इससे काफी नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। इसका ये बर्ताव देख शादिर को अजहद हैरानी हुई थी। घर पहुंचा तो अफरीदी वाला के सभी मकीन सिवाय राशिद साहब के इसके इस्तकबाल में खड़े मुस्कुरा रहे थे, गोया वो बरसों बाद घर लौट कर आया हो। आलिया बेगम बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, लेकिन इनकी सोजी हुई आंखें चुगली खा रही थी कि मुसलसल रोती नहीं है। चलो यार शाहजर 1 घंटे बाद वापिस आया है, 1 सदी बाद नहीं। ये मेलो ड्रामा बंद करो और सब अपने अपने काम संभालो। माहौल को खुशगवार बनाने के लिए शामिर ने एक जुमला उछाला था। इसकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए सिवाय शाहजर के। सभी खुद को मसरूफ जाहिर करते करके किसी कोने में गायब हो गए थे, जबकि अशर इसके कंधे पर हाथ रखता वो मुखातिब हुआ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। भाई मजनी इससे कबल के अशर अपने कमरे का रुख करता शाहजर ने इसे रोका था। तुम मजनी की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, वो कॉलेज टूर पर अपने दोस्तों के साथ मलेशिया गई हुई है। इसे कुछ खबर नहीं है, इसे कोई कुछ नहीं बताएगा। खाम वो तुम्हारे लिए परेशान होगी। इस अखबार के अलावा किसी अखबार में ये खबर शाया नहीं होगी, इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। और जिस अखबार ने ये खबर शाया की थी वो खुद अपनी गलती के लिए कल माजरत करेंगे। अशर की बात सुनकर वो जख्मी सा मुस्कुरा दिया। अपने कमरे में आते ही वो बिस्तर पर ढह गया। वो दिन बहुत सख्त था और रात बहुत तवील। वो रात इसने आंखों में काटी थी। अगले दिन की सुबह इसके दिल के मौसम की तरह उदास और सोगवार थी। चिड़ियों के चहचहाने के बावजूद बजाय कौवों ने शोर डाल रखा था और एक नहुसत सी चार सू फैली हुई थी। इसकी तबीयत बोझल थी। दाइमा के मना करने के बावजूद वो दफ्तर के लिए निकली थी। सर ज़ैदी, आयशा, हुसैन सब के रोकने पर इसने FIR दर्ज करवाई थी। दफ्तर ना जाकर वो खुद को कमजोर जाहिर करना नहीं चाहती थी। इसकी हर मौजूदगी का वो लोग यही नतीजा निकालते कि रईसों से दुश्मनी मोल लेने के बाद वो डरकर घर पर बैठ गई है। वो बस स्टॉप से कुछ ही कदमों की दूरी पर थी कि स्याह चमचमाती कार ने इसका रास्ता रोका। वो एक झटके से पीछे हटी थी। दफातन कार का दरवाजा खुला और कार से निकलने वाली शख्सियत को देखकर वो साख्त रह गई। सुर्ख आंखें और चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट सजाए शाहजर इसके ऐन मुकाबिल आकर खड़ा हुआ। इन दोनों के दरमियान महज 1 कदम का फासला रह गया था। इसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। कैसी हो तुम मिस जरमीन फारूकी? यकीनन बहुत खुश होगी, अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब जो हो गई। गालबन कल की रात यहाँ सेलिब्रेशन पार्टी मनाई गई होगी। आखिर एक आम आदमी की जीत हुई थी। मगर मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि तुम्हारी इतनी काविशों के बावजूद महज 1 घंटे बाद मैं जेल से बाहर था। और वो औरत जिसे इंसाफ का सबक पढ़ाकर तुम पुलिस स्टेशन लेकर गई थी, इसे इंसाफ से ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मुआवजे का लफ्ज सुनते ही इसने झट से कंप्लेन वापस लेकर माफी मांगने से ग्रेज तक नहीं किया। कार से टेक लगाए इसने तंजन कहा था। उसके लहजे के पीछे छुपी नफरत को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकती थी। इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, जैसे उछलकर अलग के रास्ते बाहर आ जाएगा। इससे कबल के वो भी इसके डरो घबराहट को भाप जाता। इसने अपने लहजे को बाजार मजबूत बनाते हुए कहा था, तुमने दुरुस्त कहा। कुछ तो मैं यकीनन थी, अलबत्ता सेलिब्रेट नहीं किया मैंने। एक पूरे खानदान के मुस्तकबिल को तबाह करने की सजा सिर्फ 1 घंटे की जेल, ऐसा कानून भी हमारे मुल्क में राइज है, जो बिलखसूस तुम जैसे अयाश रईसजादों के लिए बना है। सेलिब्रेशन का मौका तो तब आएगा जब मैं तुम जैसों को हमेशा के लिए जेल का मकीन बना दूंगी। वो जल्द से जल्द इस शख्स से निजात हासिल करना चाहती थी। वो दोनों इसके जानने वालों के दरमियान खड़े थे। इनके अतराफ धीरे धीरे मजमा लग रहा था। ये मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। राय का पहाड़ बनाना बखूबी जानते थे। वो अपने और दाइमा के लिए कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी। अपनी बात खत्म करते वो भाग जाने के अंदाज में बढ़ती थी। इसी लम्हे इनके दरमियान हायल 1 कदम के फासले को मिटाते शाहजर ने इसकी कलाई थाम कर खींचने के अंदाज में इसका रुख अपनी तरफ किया था। नतीजतन झटका खाती जरमीन का सर इसके कशादा सीने से टकराया। सर पट्टी की चादर कंधों पर ढलक आई। इसकी इस हरकत पर वो साख्त रह गई। तो तुम अपनी कारकर्दगी पर जरा भी नादिम नहीं हो? तुम्हारी जरूरत पर मैं हैरान हूँ कि तुम मेरे सामने खड़ी मेरी आंखों में आंखें डाल कर लफाजी कर रही हो, जबकि अभी कल ही की बात है कि तुमने मेरी खानदान की इज्जत का जनाजा निकलवाया था। मेरे घर के मकीनों की नींद उड़ाकर कल रात बड़ी पुरसुकून नींद आई होगी तुम्हें। एम आई राइट? तुम्हारी बदौलत मेरा जेल जाना, पूरा 1 घंटा हवालात में गुजारना, सारे शहर के सामने मेरे खानदान की तजलील होना तुम्हें सिर्फ लग रहा है? शाहजर ने इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला। वो गुस्सा जब्त किए दांत चबा कर बोला था। इसकी गर्म सांसों की तपीश वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। भीड़ की तादाद में इजाफा हुआ था। वो किसी शिकारी के पंजे में फंसी फाख्ता की मानिंद फड़फड़ा रही थी। इसे खुद से इतने नजदीक पाकर पूरी जान से शाहजर को धकेल कर इसने खुद को इसकी गिरफ्त से आजाद कराया था। खबरदार जो तुमने मुझे छूने की कोशिश की। ये शरीफों की रिहाइश गाह है। यहाँ तुम जैसे अय्याश रईसजादे नहीं पलते, इसलिए यहाँ तमाशा करके हजूम इकट्ठा करने की कोशिश मत करो। मैंने कोई गलती नहीं की है जो मुझे नादिम नजर आना चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो एक मुजरिम के साथ किया जाना चाहिए। तुम्हारे मुंह से इज्जत का लफ्ज सुनकर मुझे हंसी आती है। तुम्हारी अब तक की जिंदगी में तुमने कितनी इज्जत कमाई है अपनी अय्याशियों को अंजाम देने के लिए। अपने बाप के नाम का नाजायज इस्तेमाल करके तुमने सिर्फ और सिर्फ इनकी इज्जत पर पट्टा लगाया। इज्जत तो वरासत में नहीं मिलती, अर्न की जाती है। कल पहली बार जब अपनी कारकर्दगी के एवज तुम्हें जेल क्या जाना पड़ गया, तुम्हारे खानदान की इज्जत का जनाजा निकल गया। अगर तुम्हें अपने खानदान की इज्जत की इतनी परवाह थी तो नशे की हालत में गाड़ी चलाने से कबल इनके मुतालिक सोचना था। याद रखना शाहजर आफरीदी, इस दुनिया में कभी ना कभी हर एक को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है, सो तुम भुगत रहे हो।
वो पूरी कुवत से चीख चीख कर बोली थी, तुमने दुरुस्त कहा, everyone has to pay for their sins. सो तुम्हें भी अपने किए की सजा भुगतनी होगी। आज तुम हिसाब दोगी मेरे बाप की तस्लील का, मेरी माँ के आंसुओं का, जेल में गुजारे मेरे 1 घंटे के हर एक सेकंड का। क्या कहा था तुमने? सिर्फ 1 घंटा। सिर्फ 1 घंटे से मेरी जिंदगी में क्या कुछ बदल गया है, इसका अंदाजा आज में तुम्हें बाखूबी हो जाएगा। पूरे 24 घंटों में से महज 1 घंटा जो हमारे मवाफिक ना गुजरा हो, जिसकी हवा मुखालिफ सिमत से चली हो, वो 1 घंटा हमारी जिंदगी कितनी बदल देता है, इसका एहसास आज होगा तुम्हें। 1 घंटे के अंदर इंसान क्या कुछ खो सकता है, इसकी हैसियत कितनी बदल जाती है, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। वो फंकारता हुआ इसके करीब आया था। मेरे मौला रहम कर, इस लम्हे इसका हर रुआ दुआ गो था। खौफ के मारे इसका अलग खुश्क हो गया था। जिंदगी में पहली दफा इसे किसी से इस कदर डर लगा था। शातिर ने इसकी कलाई थामी और इसे घसीटता हुआ कार की तरफ बढ़ा। ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मेरा हाथ छोड़ो। वो बदआवाज सी चीखी थी। कार के नजदीक पहुंचकर इसने दरवाजा खोला था। ये मंजर देख खौफ के मारे इसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो क्या करने जा रहा था? इसे कहाँ ले जा रहा था? रहमत चाचा मेरी मदद करें, पुलिस को बुलाएं, सफदर भाई जल्दी करें, मुझे बचा लें। इसने कार के दरवाजे को सख्ती से थामे खुद को अंदर धकेले जाने से बाज रखा था। इसने अपने जानने वालों को पुकारा था, मगर इन सभी ने नजरें झुका ली। ये वही अफराद थे जिनमें से कईयों की मदद के लिए इसने थाने से कोर्ट तक के चक्कर काटे थे, मगर आज जब इसे इनकी जरूरत थी, वो लोग खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। इसे मदद के लिए चीखता देख शादर ने सख्ती से इसके हाथों की गिरफ्त से दरवाजे को आजाद करते किसी सामान की तरह से सीट पर धकेला था। वो रोती चीखती खिड़की का शीशा पीटते हुए लोगों को आवाजें दे रही थी, मगर मजमा छटने लगा। तुम्हें एहसास होगा कि जलील होना किसे कहते हैं। मजमे ने शादर के आखिरी अल्फाज सुने थे कि कार चल पड़ी थी। वो रास्ता भर इसकी मिन्नत करती रही। इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की इतनी मिन्नत नहीं की थी, किसी के सामने गिड़गिड़ाई ना थी, मगर मुकाबिल के सर पर खून सवार था। चंद घड़ियां गुजर जाने के बाद गाड़ी एक इमारत के सामने रुकी थी। बैक सीट का दरवाजा खोलकर इसने जमीन को बाहर घसीटा था। उसे घसीटता हुआ इमारत की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। वो अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम सही कर रही थी। एक नाजुक सी लड़की के लिए 6 फुट के मजबूत मर्द की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाना नामुमकिन था। एक फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका था। जमीन ने वहशत जदा नजरों से पहले दरवाजे की सिमत, फिर शादिर के चेहरे को देखा। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं इस दरवाजे की चौखट को अबूर नहीं करूंगी। तुम क्या करना चाहते हो? खुदा के गजब से डरो, ऐसा जुल्म ना करो। अपना हाथ छुड़वाते हुए वो फटी फटी आवाज में चीखी थी। इसकी बात पर तंजिया मुस्कुराते इसे अपने चमकते जूते में जकड़े पैर से दरवाजे को ठोकर मारी थी। धाड़ की आवाज के साथ दरवाजा खुला था। इसने इसे अंदर धकेला था। वो बुरी तरह लड़खड़ाती हुई जमीन बोस हुई थी। इंसान से डरूं या ना डरूं, खुदा से मैं बेशक डरता हूँ। मैं कोई जुल्म नहीं कर रहा तुम पर, बस इंतकाम ले रहा हूँ जिसकी इजाजत मुझे खुदा ने दी है। तुम इस कदर परेशान क्यों हो रही हो? महज 1 घंटे का सवाल है, इसके बाद मैं आज हद खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। और घबराओ नहीं, ये घंटा तुम तन्हा एंजॉय करने वाली हो। मुकर्रर वक्त पूरे होते ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। हैव अ नाइस। और माथे तक हाथ ले जाकर सलाम करता वो जाने के लिए पलटा था। वो फर्श से उठकर बिजली की तेजी से इसकी राह में हायल हुई थी। मुझे जाने दो खुदारा, मुझे जाने दूं। तुम मुझसे इंतकाम लेना चाहते हो ना, तो कोई और तरीका सोच लो, मगर ये जुल्म ना करो। मेरे हिस्से की सजा मेरे अजीजों को ना दो। एक और मिनट के लिए अगर मैं यहाँ रुकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी दाई माँ मर जाएंगी। वो गिड़गिड़ाई। क्या तुमने मेरे हिस्से की सजा मेरे अजीजों को नहीं दी? दी थी ना, फिर हिसाब बराबर हुआ। मेरे कॉलर पकड़कर मुझ पर चीखो चिल्लाओ और पूछो, हाउ डेयर यू डू दिस टू मी। तुम इस तरह रो रो कर मिन्नतें कर कर सारा खेल बिगाड़ रही हो। मुकाबला बराबरी वालों में होता है। क्या मैं जेल में रो रहा था? क्या मैंने तुम्हारी मिन्नत कर रहा था? मैं तुम्हें मजबूत असाब की मालिक समझ बैठा था, मगर तुम तो एक आम कमजोर सी लड़की साबित हुई हो। कहाँ गई हक के लिए लड़ने वाली जरमीन फारूकी? इसने तासुब से कहा था। इसके जवाब में कहने को जरमीन के पास कुछ ना था। फिल वक्त वो तो हर दूसरी आम लड़की की तरह बेबस थी। इस वक्त मीडिया, पुलिस, कानून कुछ भी इसके काम ना आया था। वो जर्नलिस्ट जरमीन फारूकी नहीं, बिन माँ बाप के पली बड़ी अपनी दाई माँ के साथ रहने वाली आम सी लड़की थी। इसे आंसू बहाता छोड़ फ्लैट के दरवाजे को लॉक करता वो चला गया। वो टूटी इमारत की मानी जमीन पर ढह गई। तूफान की सदा में भी कितना खलूस था। साहिल तक आ गया वो मुझे ढूंढता हुआ। वो बेमकसद सड़कों पर कार दौड़ाता रहा था। 1 घंटा पूरा होते ही वो वापस लौटा था। दरवाजे की आहट पर वो नीम बेहोशी की हालत में एक जानो होकर बैठी थी। चलो उठो, तुम्हारा 1 घंटा पूरा हुआ। वैसे बुरा ना मनाओ तो एक बात कहूं, हम अपर क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिन्हें तुम अय्याश कहती हो, तुम जैसे लोगों के लिए एक लड़के और लड़की का महज 1 घंटा एक साथ गुजारना कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, हम जैसे, कहा उसने, क्योंकि हम जैसे लोग तुम्हारे मोहल्ले की शरीफुल नफ्स अफराद की तरह गंदी सोच नहीं रखते। 1 घंटे में तो लॉन्ग ड्राइव भी पूरी नहीं होती। आज जब तुम अपने इस मोहल्ले में जहाँ बकौल तुम्हारे शरीफ लोग पलते हैं लौटोगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि कुछ मामलात में रईस अफराद मिडिल क्लास लोगों से बेहतर होते हैं। इसने साबका लहजे में कहा। शाजिर की बात पर इसने सर उठाया था। सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल, चेहरे पर खींची आंसुओं की वाज़ेह लकीरें, वो अजन और मलाल की जिंदा तस्वीर बनी यकटक इसे देखे जा रही थी। तुम मुझसे अपनी तजलील का इंतकाम लेना चाहते हो ना?
रोने और चीखने की ज्यादती की वजह से इसकी आवाज बैठ गई थी। शाहजर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। इसकी शिकस्ता हालत इसे शर्मिंदगी और नदामत की तरफ धकेल रही थी। वो नादिम होना नहीं चाहता था, इसने अपना इंतकाम लिया था। वो लड़की अपनी इस हालत की खुद जिम्मेदार थी। इसे अक्सर नजरअंदाज करते हुए शाहजर ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे, तभी इसे झटका लगा था। इसकी मजबूत कलाई जरमीन के दूधिया नाजुक हाथों में थी। गालिबन ये इसे रोकने की कोशिश थी। तुम्हारी जीन्स की दाईं तरफ वाली जेब में एक पिस्तौल है ना? तुम इसी से मुझे मार दो। मुझे मारकर मेरी लाश को दरिया में डाल देना। किसी को कुछ खबर नहीं होगी। यूं तो मेरे सारे मोहल्ले वाले ऐन शवाहिद हैं कि तुम मुझे अपने साथ लाए हो। बावजूद इसके कोई गवाही नहीं देगा। वो लोग मेरी तरह बेवकूफ नहीं है। तुम साफ बच निकलोगे। मेरी दाई माँ चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगी। मैं वापस नहीं लौटना चाहती। मुझे मार दो। मेरे लिए बस इतनी सी आसानी कर दो प्लीज। अपनी बात कहकर इसने शाहजर का हाथ छोड़ दिया था। इसकी निगाहें फर्श पर सब थीं, गोया ऊपर देखना गुनाह हो। इसे इसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ। वो अपने आवासों में नहीं लग रही थी। इसने इसकी गन कब देखी? कितनी आसानी से वो सारा प्लान तरतीब दे रही थी। इसके दिल को कुछ हुआ था। तुम वाकई कमाल हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं अपनी पर्सनल गन रखता हूँ। तुम्हारी उकाब नजरों से ये भी ना छुप सका। तुम्हें जर्नलिस्ट नहीं जासूस होना चाहिए था। खैर तुम्हारा प्लान तो परफेक्ट था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि तुम्हारी जान लेकर कातिल बन जाऊं। डोंट मेक मी अ बैड बॉय। इंतकाम की शर्त यही है कि परफेक्टली वो इक्वल हो। कल मैंने 1 घंटा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक गुजारा था। आज तुमने तुम्हारा 1 घंटा मेरी मर्जी के मुताबिक गुजारा। हिसाब बराबर। इसने बमुश्किल अपने लहजे को तंजिया बनाते हुए कहा था। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, मुझे मार दो। इस इंतकाम के चक्कर को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि आज अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शाहजर आफरीदी। इसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी थी। सेकंड के अंदर इसके चेहरे का रंग बदला था। हजनो मलाल की जगह गैजो गजब ने ले ली थी। इसने बेयकीनी से इस धान पान सी लड़की की सिम देखा था, जो अपनी बात कहकर सांसें अंदर खींच रही थी, जैसे ये चंद अल्फाज कहने के लिए भी अपनी पूरी कुवत लगाई हो। वो ना तो तंज कर सका ना मुस्कुरा सका, बस सर झटकता बाहर निकल गया। कार की फ्रंट सीट पर विराजमान वो इसका मुंतजिर था। चंद लम्हों के गुजर जाने के बाद वो किसी रोबोट की मानी चलती हुई आई और कार की बैक सीट पर बैठ गई। इसका चेहरा किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। शाहजर ने कार इसके घर के नजदीक रोकी। वो इसी अंदाज में कदम उठाती गली में मुड़ी थी। इसने कार आगे बढ़ा दी। इसने वही किया जो वो चाहता था। वो लड़की यही डिजर्व करती थी, मगर ना जाने क्यों वो खुश नहीं था, जबकि इसे खुश होना चाहिए था। अपने घर की सिमत कदम उठाती वो लड़की, सड़कों पर बेमकसद कार दौड़ाता हुआ वो लड़का, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, एक दूसरे का आईना। जरूरत से ज्यादा जज्बाती और अंजाम की परवाह किए बगैर कदम उठाने वाले लोग। अपने घर के बाहर लगे मजमे को देखकर किसी अनूनी के एहसास से इसका दिल धड़क उठा। वो दौड़ती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। हाल के सोफे के गिर्द खड़ी खवातीन दाईमा को होश में लाने की कोशिश में लगी थी। राबिया खाला, क्या हुआ है दाईमा को? दाईमा के ऊपर झुके हुए इसने इस्तफतार किया। हैरत है, ये तुम पूछ रही हो? ये सब कुछ तुम्हारा क्या दर है? क्या जरूरत थी तुम्हें रईसों से दुश्मनी मोल लेने की? सारे मोहल्ले वालों की आंखों के सामने वो तुम्हें उठा कर ले गया। फिर क्या था? किसी ने नदरत बैन को खबर कर दी। इस कदर भयानक खबर सुनकर बदआवाज सी दरवाजे की सिम दौड़ी ही थी कि सीने में दर्द उठा और जमीन पर ढेर हो गई। तब से होश में लाने की कोशिश की जा रही है, मगर बेसूद। फैसल गया डॉक्टर साहब को लेने। वैसे अच्छा ही हुआ जो बेचारी अपने होशोवास में नहीं। तुम्हें इस हालत में देखती तो मरी जाती। सर से पैर तक इसे घूरते पड़ोस की बुजुर्ग नानी ने जहर उगला था। आपको चाहिए था दाई माँ को फौरन अस्पताल ले जाती। इतनी देर तक आप सब क्या कर रही थी? इसने भीड़ लगाकर खड़ी खवातीन से वहां से लहजे में कहा। जरी, तुम्हारा चादर कहाँ है? तुम्हारी चादर कहाँ है कि तुम नंगे सर वापिस आई हो? और तो और तुम्हारी चप्पलें कहाँ रह गई? इसकी बात के जवाब में राबिया खाला को इसके खुले सर और नंगे पैरों पर चोट करते देख वो शशदर रह गई। इससे कबल के वो अपनी सवाई में कुछ कहती, इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। होश में आते ही इसकी नजर वॉल क्लॉक पर पड़ी। घड़ी की सुइयां 9 के हिंसे पर बराजमान थी। कई घंटे इसकी बेहोशी की नजर हो चुके थे। दाईमा का बिस्तर खाली था, शायद इन्हें अस्पताल ले जाया जा चुका था। सुबह जहाँ लोगों का मजमा लगा था, वहां सिवाय इसके कोई जीरू मौजूद ना था। पास सीधी पाई पर जीनत भाभी का मोबाइल फोन पड़ा था। काल वो उजलत में अपना मोबाइल यहीं भूल गई थी। हॉस्पिटल जाने की नीयत से इसने बिस्तर से उठना चाहा, तभी शदीद प्यास ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। हलक में कांटे से उगाए थे। सुबह से पानी की एक बूंद भी अलग से नीचे नहीं उतरी थी। नकात के मारे चक्कर आ रहे थे। मुश्किल अपने जिस्म को घसीटती हुई वो किचन काउंटर तक आई थी। अभी 2 ही घूंट पानी इसकी अलग से नीचे उतरा था कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। इससे कबल के वो बाहर जाकर देखती, फैसल किचन में दाखिल हुआ। फसी भाई, क्या दरवाजा खुला हुआ था? फैसल भाई, इसने हैरानी से पूछा था। अरे नहीं, अभी अभी जीनत यहाँ से गई है। इसने दरवाजा बाहर से मकफल कर दिया था। उसने तशक्कुर भरी नजरों से फैसल की तरफ देखा। इस मुश्किल घड़ी में भी वो दोनों मियाँ बीवी इसके साथ थे। चलें फैसल भाई, मुझे दाई माँ के पास ले चलें। अब इनकी तबीयत कैसी है? जरी, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे सब्र और तामुल के साथ सुनना होगा। दाई माँ को हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, मगर वो इन्हें कोमा में जाने से नहीं रोक पाए। कांच का गिलास छनाक की आवाज के साथ जमीन बोस हुआ था। इसने किचन काउंटर को थाम कर खुद को गिरने से बचा लिया था। देखो जरी, अपने आप को संभालो। हम सब ने पूरी कोशिश की, मगर तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था।
तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। दाइमा आप भी ठीक हो सकती हैं, उन्हें फकत तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। फैसल ने इसके शानों पर तसल्ली भरा हाथ रखा था। मैंने इससे कहा था कि मुझे जाने दे, मेरी दाई माँ मर जाएंगी। वो बिलक बिलक कर रोते हुए बोली थी। खुद को संभालो जरी, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। वो एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। खुद को तना ना समझो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रईसों से दुश्मनी मोल लेकर तुमने ठीक नहीं किया। इस गलती की सजा भी तुम्हें मिल चुकी है। सारे मोहल्ले वाले तुम्हारे मुतालिक अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। दूसरा शख्स तुम्हारी किरदार कशी कर रहा है। किसी को इस बात से सरोकार नहीं है कि वो तुम्हें जबरन उठा कर ले गया था। ये लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। इसने बेयकीनी से फैसल की तरफ देखा था। ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? वो शख्स जबरन मुझे अपने साथ लेकर गया था। इस सारे में मेरा किरदार क्यों कर मशकूक हो गया? मेरा कसूर कैसे निकल आया? आपको चाहिए था आप मेरे लिए मुगल्लजात गलती इनकी जुबानों को रोकते। मेरा यकीन करें फैसल भाई, मैं पाक दामन वापस लौटी हूँ। इसने भराई आवाज में कहा था। तुम चाहे लाख सफाइयां दे लो, यहाँ कोई भी तुम्हारे पाक दामन होने पर यकीन नहीं करेगा। ऐसा तभी मुमकिन होगा जब तुम्हारी पाक दामनी की गवाही देने फरिश्ते आसमान से नाजिल होंगे। एक तना लड़की के लिए माशरे में अपनी खोई हुई इज्जत पाने के लिए एक मर्द का साथ जरूरी है। यही वजह है कि मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए एक फैसला लिया है। इसने चौंक कर फैसल की तरफ देखा था। कल सुबह हमारा निकाह है। इसे लगा छत इसके सर पर आन गिरी हो। ये आप क्या कह रहे हैं फैसल भा? इसके लबों से इस शख्स के लिए भाई का लफ्ज अदा ना आया था। वो बेयकीनी से फैसल की तरफ देखे जा रही थी। इसके जिस्म पर एक बार फिर लर्जा तारी हो गया। हाँ जरी, मैंने बहुत गौर फिक्र के बाद ये फैसला लिया है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मेरी बीवी बन जाओ। लोगों की जुबानें रोकने का यही एक हल है। इसके बाद कोई तुम पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं करेगा। फैसल बड़े आराम से अपनी असलियत दिखा रहा था। आपको अल्लाह का वास्ता ऐसा ना कहें। मैंने आपको हमेशा बड़े भाई का दर्जा दिया है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? लोगों की जुबानें आप मेरे भाई बनकर भी तो रोक सकते हैं। क्या एक भाई का फर्ज नहीं होता कि बहन की इज्जत की हिफाजत करे? क्या ऐसा करने के लिए आपको मेरा शोर बनना जरूरी है? इसने वो मुश्किल अपने आंसू रोके थे। जरी समझने की कोशिश करो, हालात के मुताबिक जज्बात में तब्दीली आई जाती है। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। किसी नामहरम को भाई मान लेने से वो महरम नहीं हो जाता। तुम चाहे जो समझती रहो, मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन नहीं माना। अल्फाज देके खंजर वो अपनी जगह साख्त रह गई। इसे बेइज्जो हरकत देख फैसल ने इसके शानों पर तसल्ली भरा हाथ रखना चाहा। वो जैसे होश में आई और बिदक कर पीछे हटी। आप तो शादीशुदा है ना? आपको चाहिए था कि दुनिया की हर लड़की को बहन की निगाह से देखते। फिर आपने मुझे बहन क्यों नहीं माना? मुझे अपनी छोटी बहन का दर्जा क्यों नहीं दिया? ये गलीज अल्फाज अपने लबों से अदा करने से कबल एक बार ही से ही जीनत भाभी का ख्याल कर लेते कि इन पर क्या गुजरेगी। वो चीखी थी। तुम्हें जीनत की फिक्र में अलगान होने की जरूरत नहीं है। शादी के अव्वल रोज से वो वाकिफ है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शादी भी तुमसे करने का ख्वाह था। मगर तुम्हारी दाई माँ उस बुढ़िया को ना जाने किस शहजादे की तलाश थी कि मुझे साफ मना कर दिया। इस वक्त तकदीर मेरे साथ नहीं थी, मगर आज तकदीर मेहरबान है। मैं ये मौका हाथ से कैसे निकलने दे सकता हूँ? तुम्हें मुझसे निकाह करना ही होगा जरी। फैसल का मकरू चेहरा और वाजिया हुआ था। खबरदार फैसल मलिक, जो तुमने अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया। आप जैसे बदकिरदार और गिरे हुए शख्स के लिए भाई का लफ्ज का इस्तेमाल करके मैं भाई बहन के मुकद्दस रिश्ते की तौहीन करती आई हूँ। आपके गलीज दिल में मेरे लिए चाहे जैसे भी जज्बात हो, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। घिन आ रही है मुझे आपसे। अफसोस हो रहा है मुझे जीनत भाभी की बदकिस्मती पर, जो इन्हें आप जैसा शोर नसीब हुआ। आप भी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाएं, वरना मैं तमीज के दायरे से बाहर निकलते हुए धक्के देकर आपको बाहर निकाल करूंगी। जमीन ने उंगली उठाकर इसे मुतनबी किया था। वो अपने रंग में आ चुकी थी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारी इन अदाओं पर तो जान निसार करने का मन करता है। बिल्कुल अरियल घोड़ी हो तुम। तुम्हें काबू करना मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं। सोच लो, अगर तुम सीधी तरह ना मानी तो दूसरे तरीके भी आते हैं। मुझे वो मायने खेज मुस्कुराहट के साथ गोया हुआ था। जरमीन ने चौंक कर ना समझने वाले अंदाज में इसकी तरफ देखा था। वो रईसजादा तो तुम्हें बाइज्जत छोड़ गया है। इसके पास अयाशी के और भी सामान होंगे, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी मोहब्बत के असूल के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम्हारा घमंड, तुम्हारी अनाज रात तुम्हें तुम्हारे घर में बेइज्जत कर देंगे। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। इसे लगा इसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया गया। वो दम्बा खुद खड़ी रह गई। आज जो कुछ इसके साथ हुआ था, इसे लगा इससे बुरा और क्या हो सकता है। तभी तकदीर इस पर हंसी थी। अभी एक कयामत आनी बाकी थी। इसे लगा वो बेहोश हो जाएगी। वो अपना होश खोना नहीं चाहती थी, मगर इसके जिस्म की नकाहत, इसके दिल की गरियाउजारी इसके दिमाग का साथ नहीं दे रही थी। इसने मजबूती से किचन काउंटर को थामा था। बदमाशी में डूबते जहन के साथ इसने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया। फैसल इसके करीब आ गया। इन दोनों के दरमियान एक कदम का फासला भी न रह गया था। इसका जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। राह फरार दिखाई न दे रही थी। मेरे मुला रहम कर इसके लबों से एक सिसकी निकली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। फैसल के चेहरे पर घबराहट के आसार नुमाया हुए थे। अगर तुमने किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो ये मत भूलना कि इन लोगों की नजर में अब तुम पहले वाली जरमीन नहीं, एक ऐसी लड़की हो जो एक लड़के के साथ अनाई में पूरा 1 घंटा गुजार कर आई है। बड़ी आसानी से मैं साबित कर दूंगा कि तुमने एज हद खुद मुझे यहाँ बुलाया था। मोहल्ले भर में बदनाम होने के बाद तुम्हें मेरा साथ दरकार था। अपनी खोया हुआ मकाम पाने के लिए तुम मेरा साथ चाहती थी। अपने चेहरे को जरमीन के कान के नजदीक ले जाकर इसने सरगोशी के अंदाज में कहा था। फैसल को अपने इस कदर नजदीक पाकर इसे बेसाख्ता उबकाई आई थी। दरवाजा खुलते ही जीनत उजलत में अंदर आई थी। जरमीन, चलो जल्दी खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जीनत ने मुस्कुरा कर कहा था। वो मुस्कुरा न सकी। इसे अनूस खड़ा देख जीनत परेशान हुई। जरमीन, मुझे तुम्हारी तबीयत बिगड़ती हुई मालूम हो रही है। तुम पसीने में भीग गई हो। जल्दी से खाना खा लो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? जल्दी चलें। मुन्ना बहुत रो रहा है, मुझसे नहीं संभल रहा, आप ही संभालें।
जीनत ने जरमीन को कुर्सी पर बिठाया, खाने का टिफिन टेबल पर रखा और फैसल की तरफ बढ़ी। इसने फैसल का बाजू पकड़कर इसका रुख बाहर की सिमत किया था। दरवाजे बाहर कदम रखने से कबल इसने जरमीन की तरफ धमकी देती हुई निगाहों से देखा और बाहर निकल गया। इस घर की चौखट अबूर करने से कबल जीनत ने मुड़कर इसकी तरफ देखा था। कुछ था इन नजरों में, अजीब सा एहसास, अजीब सा तासुर। वो जीनत की नजरों में अलकोरे लेते जज्बात को मायने ना बना पाई थी। इन दोनों के बाहर निकलते इसने भाग कर दरवाजा मकफल किया था। इसका ध्यान तेज तेज चल रहा था। वो अब इस घर में नहीं रह सकती थी। इसे जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाना था। इसने बदहवासी में अपना पर्स उठाया, चादर ओढ़ी और वह घर जहाँ गुज़श्ता 23 सालों से वो रिहाइश पजीर थी, इसकी चौखट अबूर कर गई। ज्यादा राह के तौर पर पर्स के अलावा कुछ और लेना इसे याद ना रहा था। कदमों की चाप पर आहट ना हो, इसीलिए इसने पैरों को चप्पलों में कैद करने से गुरेज किया था। वो दबे दबे कदम उठाती फैसल के घर के दरवाजे के सामने से गुजरी। दरवाजा बंद था। इसने शुक्र का सांस लेते हुए कदम बढ़ाए। गली में बस इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। इसने चेहरा अच्छी तरह चादर से ढक लिया था। आज पहली बार इसे एहसास हुआ था कि इस गली से सड़क तक का रास्ता बहुत लंबा था। जो ही इसका पहला कदम कोल तार से बनी सड़क पर पड़ा, इसने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर देखती जा रही थी। इसे खौफ था कि फैसल इसका ताक्कुब ना कर रहा हो। अचानक सामने से आती कार की तेज हेडलाइट्स की रोशनी से इसकी आंखें चुंधिया गईं। वो सीधा कार की हुड पर गिरी और वो होशो गुर्द से बेगाना हो गई। होश में आते ही इसने खुद को बिस्तर पर पाया। इसने इतराफ में नजर दौड़ाई। वो एक खूबसूरत कमरा था। कमरे की खिड़कियों पर गुलाबी रंग के पर्दे लटक रहे थे, जिनसे सूरज की रोशनी छन के अंदर आ रही थी। खिड़की के नजदीक गुलाबी रंग का श्रृंगार मेज, जिस पर मेकअप के मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात तरतीब से सजे नजर आ रहे थे। श्रृंगार मेज के आन मुकाबिल गुलाबी रंग के दो तीन कुर्सियां बिछी थी। इस कमरे की तकरीबन हर चीज गुलाबी रंग की थी। वो जिस बेड पर लेटी थी, इसके आन मुकाबिल एक वार्डरोब का दरवाजा खुला था, जिसमें मुंह दिए एक लड़की कुछ तलाश कर रही थी। इसने उठकर बैठने की सही की, तभी इसकी नजर अपने हाथ पर लगी ड्रिप पर पड़ी थी। बेड के नजदीक स्टैंड पर ग्लूकोज की बोतल लटकी नजर आ रही थी। प्यास की शिद्दत से इसके हलक में कांटे से उगाए थे। वो उठ बैठी। बेड के नजदीक टिपाई पर धरे पानी के गिलास को लबों से लगाया। तभी हाथों में लर्जिश हुई और कांच का गिलास छनाके के साथ जमीन बोस हुआ था। शोर सुनकर वो लड़की इसकी नजदीक आई थी। डोंट मूव, लेटी रहो। तुम पानी पीना चाहती हो ना, मैं पिला देती हूँ। वो फौरन पानी से भरा दूसरा गिलास ले आई, जिसे लबों से लगाते ही जमीन ने एक सांस में खाली कर दिया। वो 20-22 साल की लड़की थी, जो गुलाबी रंग के नाइट सूट में मलबूस थी। ब्राउन सिल्की पॉप शोल्डर तक आ रहे थे, बाल शोल्डर तक आ रहे थे। रंग सुनहरा सा था। इसने अजनबी लड़की का बारीकी से जायजा लिया था। तो कैसा महसूस कर रही हो अब तुम? कल रात तुम मेरी कार के सामने बेहोश हो गई थी। थैंक गॉड तुम्हें कोई चोट नहीं आई। मैं तो डरी गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि वीकनेस की वजह से तुम बेहोश हुई थी। गालबन तुमने काफी देर से कुछ खाया नहीं था। बट यू डोंट वरी, मैंने ग्लूकोज लगवा दिया है। कुछ ही देर में तुम्हारे जिस्म में चलने फिरने की ताकत आ ही जाएगी। अजनबी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अंदाज गुफ्तगू से वो काफी पुरअतमाद मालूम हो रही थी। आपने मेरी काफी मदद की है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए। जमीन ने बिस्तर से उठना चाहा। ये तुम कहाँ के लिए चल दी? अनाज का एक दाना तुम्हारे अलग से नीचे नहीं उतरा है। इस हालत में बाहर निकलोगी तो पहले कदम पर चकरा कर गिर पड़ोगी। तुम्हें डॉक्टर्स ने रेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए मैंने तुम्हें कहीं नहीं जाने देना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। इसे दोबारा बिस्तर पर बैठाती हुई इस कमरे के दरवाजे से मुत्सल कमरे में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद वो बर्गर और ऑरेंज जूस से सजी ट्रे लिए हाजिर हुई थी। लोग फौरन से पहले से खाना शुरू कर दो, वरना तुम्हारी आवाज हलक में ही फंसी रह जाएगी। इसने ट्रे तिपाई पर रखते हुए जमीन की बैठी हुई आवाज पर चोट की और बाथरूम में चली गई। वो लड़की या तो अच्छे जायद मुखलिस ही या अजीब। इसने मुश्किल 2-3 नवाले अलग से नीचे उतारे थे। वो लड़की भीगे चेहरे के साथ बाथरूम से बाहर आई थी। जमीन को अपना पर्स लिए चादर ओढ़े जाने की तैयारी पकड़ते देख वो चीख उठी। ये क्या, तुम कहाँ चल दी? तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा है? डॉक्टर्स ने तुम्हें रेस्ट करने की हिदायत दी है। इसने झट से जमीन की चादर और परस इसे छीन ली थी। इसकी इस हरकत पर वो शशदर रह गई। आई नो, जानती हूँ तुम्हें मेरा अंदाज अजीब लग रहा है, लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं है। शराफत से तुम मान नहीं रही हो, इसीलिए मुझे मनमानी से काम लेना होगा। इस हालत में तुम्हें बाहर जाने की इजाजत मैं दे नहीं सकती। तुम मुझे तुम्हारे घर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं इन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। जब वो तुम्हें लेने आएंगे तब कहीं जाकर मैं तुम्हें इनके साथ जाने की इजाजत दूंगी। अजनबी लड़की ने मुस्कुराते हुए इसे अपने इरादों से आगाह किया था। जरमीन इस लड़की की अजीब मंतक पर हैरान थी। बिना किसी जान पहचान के वो किसी पर अपनी मर्जी कैसे थोप सकती थी? किसी अजनबी पर वो अपना हक कैसे जता रही थी? देखे, मैं अब ठीक हूँ। मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है। मेरे घर वाले मेरे मुंतजिर होंगे, इसीलिए प्लीज आप मुझे मत रोकें। इसने झूठ का सहारा लिया। झूठ बोलते हुए इसकी जबान वाज़ेह तौर पर लड़खड़ाई थी। इसकी बात पर अजनबी लड़की इसके नजदीक आ गई और इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, आई कैन अंडरस्टैंड, चाहे कुछ घंटों के लिए सही हमारा राब्ता घर वालों से ना हो पाए तो मम्मी डैडी भाई बहन घर के सभी अफराद परेशान हो जाते हैं। अजीब अजीब से वसवसे इन्हें सताने लग जाते हैं। यही वजह है कि मैंने तुम्हारे पर्स में तुम्हारा फोन तलाश किया था, ताकि इन्हें इन्फॉर्म कर दूं, मगर मुझे फोन नहीं मिला है। मुमकिन है कि आज के दौरान तुम्हारा फोन वहीं गिर गया होगा। तुम ऐसा करो, मेरा फोन इस्तेमाल कर लो और अपने घर में से किसी को बुला लो तुम्हें लेने के लिए। मैं तब तक दूसरे रूम में वेट करती हूँ, तुम आराम से बात कर लो। अपनी बात खत्म करके वो दूसरे कमरे की तरफ चल दी थी। इसका हर एक लफ्ज इसे नश्तर की मानित चुभा था।
घर, माँ बाप, भाई बहन, इसके पास कोई रिश्ता ना था। भाई के जिक्र पर इसकी नजरों के सामने फैसल का चेहरा घूम गया। जिसे भाई का दर्जा दिया था वो इंसान कहलाने जाने के लायक भी नहीं था। वैसे अजनबी लड़की को ऐसे बताती कि इसका कोई घर है ही नहीं और ना ही कोई इसका मुंतजिर है। इसके इंतजार में खाना ना खाने वाली, इसके लिए परेशान रहने वाली ऐसी किसी सरकारी अस्पताल में जीत तो मौत की जंग लड़ रही थी। तन्हाई और बेबसी के एहसास से इसकी आंखें छलक पड़ी। आज वो बिल्कुल तन्हा थी। इसकी बदौलत दाई माँ जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी। इसकी हंसती खेलती बेफिक्र जिंदगी जानूम बन चुकी थी। महज 1 घंटे ने इसकी दुनिया बदल दी थी और इसके सारे का जिम्मेदार था शाजर आफरीदी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ शाजर आफरीदी, बेइंतहा नफरत। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो तस्वुर में शाजर से मुखातिब हुई थी। चंद लम्हों के गुजर जाने के बाद अजनबी लड़की कमरे में दाखिल हुई थी। इसे स्मार्टफोन हाथ में पकड़े आंसू टपकाता पाकर वो हैरान रह गई। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अजनबी लड़की फौरन इसके नजदीक आई थी। वो इसके शाने से लगकर शिद्दत से रो पड़ी। यू स्पीक अप, कुछ तो बोलो, कम ऑन, चुप मत रहो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो लड़की इसके इस तरह रोने पर आवाज बागता हो गई थी। मेरे माँ बाप नहीं है, मैं यतीम हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई मुंतजिर नहीं है, मेरी दाई माँ। हिचकियों के दरमियान बोलती इसकी बात मुकम्मल हो नहीं पाई थी कि वो इस अजनबी लड़की की गोद में ढह गई थी। होश में आते ही इसने अजनबी लड़की को अपने सिराने बैठे पाया। इसके अकब में 2 और लड़कियां खड़ी थी। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। नाइस टू मीट यू अगेन। मेरा नाम मेहर है, इसका नाम है इरम और इसे रमशा पुकारा जाता है। ये दोनों मेरी रूममेट्स हैं और आज से तुम भी इसी फहरिस्त में शामिल होने जा रही हो। हम तीनों पढ़ाई के लिए हॉस्पिटल में रियासत पे जी रहे हैं, मगर जॉब करने वाली लड़कियों को भी हॉस्टल में रहने की इजाजत है। जर्नलिस्ट मिस जरमीन फारूकी, इसने जरमीन का शनाख्ती कार्ड इसकी नजरों के सामने लहराते हुए कहा। वह हैरानी के समंदर में गोता जन्नी इसकी तरफ देखने लगी। इसमें इस कदर हैरान होने वाली कौन सी बात है? हमें कुछ दिनों से चौथी रूममेट की तलाश थी, तो हमने तीनों ने डिसाइड किया क्यों ना तुम्हें हमारी रूममेट बना लिया जाए। इससे कबल के जमीन कुछ कहती, मैर ने इसके लबों पर उंगली रखकर इसे कुछ कहने से बात रखा था और गर्दन मोड़कर दोनों लड़कियों को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। वो दोनों बाहर निकल गईं। रात के 10 बज रहे होंगे और आपका किसी सुनसान सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, हादसे में ड्राइव करने वाले की कोई गलती ना होने के बावजूद वो आपको अपने घर ले जाए, आपकी केयर करे, तो ऐसे शख्स को आपको जरा सा ही सही एहसानमंद होना चाहिए, है ना? इसकी बात पर जरमीन को हैरत का एक और झटका लगा था। इस लड़की की पल पल बदलती शख्सियत पर वो शशदर रह गई। इस पर एहसान करके बड़े आराम से वो एहसान जता रही थी। सुनो मैर, मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए जो किया वो बहुत कम लोग किसी अजनबी के लिए कर पाते हैं। मैं तो ये दिल से तुम्हारी एहसानमंद हूँ और तायात रहूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। मैं पहले ही तुम्हें परेशान कर चुकी हूँ और नहीं करना चाहती, और मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि मैं जर्नलिस्ट थी, अब नहीं हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के लिए के क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती, इसीलिए मुझे जाने दो। इसने हद से जायद मुखलिस लड़की के चेहरे पर निगाहें मरकूज किए कहा था। ये मसला चुटकियों में हल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस हॉस्टल के मालिक की बेटी मजनी अज खुद यहाँ रिहाइश पजीर है। इसे यहाँ खसूसी मराहत हासिल है। इस हॉस्टल में इसकी मौजूदगी का आम लड़कियां भी खातिर ख्वाह फायदा उठाती हैं। वार्डन इसकी बात नहीं टालती। मैं इससे बात कर लूंगी, तुम फिक्र ना करो। तुम यहाँ आराम से जब तक चाहे रह सकती हो। रहा सवाल एहसानमंद होने का, मुझे थैंक्स करने का, तो तुम ऐसा करो कि मेरी बात मान लो, तब मैं समझूंगी कि तुमने मेरा एहसान उतारा है। क्योंकि हमें चौथी रूममेट की जरूरत है, जबकि मुझे कोई लड़की रूममेट बनाने के लिए पसंद नहीं आ रही। हैरानी की बात है कि तुम मुझे पसंद आ गई हो, सो तुम मेरी रूममेट बन जाओ और मुझे रूममेट की तलाश से आजाद कर दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो वार्डन किसी भी लड़की को हमारे रूम में ठूस देंगी। मेरी ना सुनकर वो मुझसे पहले ही तंग है। इसकी बात पर जरमीन तसबजब में मुब्तला हो गई। तुम आराम से बैठकर सोच लो, फिलहाल मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। बाकी गुफ्तगू कॉलेज से वापस के बाद होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे। इसे मुतजब्जब छोड़कर वो कमरे से बाहर निकल गई। जरमीन को बिलाखिर मैर की जिद के आगे हार मानना पड़ी थी। शुरुआत में मैर इसे काफी अजीब शख्सियत की मालूम होती थी, मगर जैसे जैसे इसकी हमराही में वक्त गुजरता गया इसे यह एहसास हुआ था कि मैर निहायत ही मुखलिस लड़की है, जो महज प्यार बांटना और हक जताना जानती थी। वो कौल मैर के कि अपनी बात मनवाने का ये निहायत ही कामयाब नुस्खा है कि दूसरे पर अपना हक जताकर अपनी मर्जी थोप दो, जिसे वो हमेशा इस्तेमाल करती आई थी। इसके साथ भी मैर ने यही किया था। मैर इसका बहुत ख्याल रखती थी। इसका ताल्लुक किसी रईस घराने से था, लेकिन घमंड इसे छूकर नहीं गुजरा था। वो अमा वक्त इसका मन बहलाने के लिए अपने घर वालों की बातें किया करती थी, जिसे वो गायब दिमागी से सुनती थी। जिंदगी एक ही डब पर गुजरती जा रही थी, उदास और सोगवार। जिस दिन से जरमीन इसके साथ रहने पर आमादा हुई थी, इस रोज से इसकी यही कोशिश रहती थी कि जरमीन नॉर्मल हो जाए, मगर इसकी काविशों का कोई खास नतीजा हासिल नहीं हो पा रहा था। वो घंटों अंधेरे में बैठी रहती, लंबी लंबी नमाजें अदा करती, दुआ कर याद उठाते ही शिद्दतों से रो पड़ती। हॉस्टल की 4 दीवारी से बाहर निकलने के तस्वुर से घबरा जाती, रातों को चीख कर उठ जाती। महज जरमीन की इस हालत को लेकर अजहद परेशान थी और इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। वो यूं ही रूम में दाखिल हुई, जरमीन इसकी तवक्को के मुताबिक ईशा की नमाज अदा कर रही थी। पिछले आधे घंटे से इसकी नमाज खत्म होके नहीं दे रही थी। वो बैठ के किनारे टिक कर इसकी नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगी। सलाम फेर कर जरमीन इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। मैर इसके नजदीक जाए नमाज पर दो जाना होकर बैठ गई और इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली थी, टेल मी एवरीथिंग अबाउट यू। मैं इस राज के मुतालिक जानना चाहती हूँ जो तुम्हारे सीने में दफन है। इस गम के मुतालिक जानना चाहती हूँ जो हमा वक्त आंसू बनकर तुम्हारी आंखों से बहता है।
مجھے بتاؤ زرمین، خود کو اندر ہی اندر مت مارو، ایسا کیا ہوا ہے جو تم اس حالت کو پہنچی ہو؟ مہر کی بات پر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس سے قبل کہ وہ آگے بڑھتی مہر نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج نہیں زرمین، گزشتہ ایک ہفتے سے تم مجھے ٹال رہی ہو، مگر اب بہت ہو گیا۔ اگر تم نے مجھے اپنی دوست مانا ہے تو مجھے سب سچ بتا دو۔ اس نے بے بسی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا، آج اسے نہ کہنا ناممکن تھا۔ اس نے بلا کر اپنی زندگی کی کتاب مہر کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ مجھے تو یہ علم نہیں کہ دائی ماں کون سے ہاسپٹل میں ہے۔ میں چاہوں تو زینت بھابی سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتی ہوں، مگر مجھے ان سے شرم آتی ہے۔ اس زندگی میں کبھی دوبارہ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ ہچکیوں کے درمیان وہ بولی تھی۔ مہر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو محض سگنل توڑنے اور نو پارکنگ زون میں گاڑی پارک کرنے پر کسی کی خبر اخبار میں شائع کروا دینا بے وقوفی ہے۔ ایسا کر کے تم نے جذباتیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ سب تو اس ملک کی سڑکوں پر دن میں ہزاروں بار ہوتا ہے۔ بالخصوص رئیس زادے کیوں، عام لوگ بھی قانون کی پرواہ نہیں کرتے اور یہی سب کرتے ہیں۔ خیر تمہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ اکیلی تم اس ملک کو نہیں بدل سکتی، لیکن ہاں، نشے کی حالت میں گاڑی چلا کر کسی کو ہاسپٹل پہنچانے والے کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ تم نے ایسا کر کے بالکل ٹھیک کیا، مگر اس شخص نے تمہیں کڈنیپ کر کے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تم دونوں کے ایک گھنٹے میں سب سے بڑا فرق تم دونوں کی صنف کا ہے۔ کسی لڑکے کا ایک گھنٹہ جو اس نے جیل میں گزارا ہو اور کسی کی لڑکی کا ایک گھنٹہ جس نے کسی کڈنیپر کے ساتھ گزارا ہو برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا انتقام اکول نہیں تھا۔ اس نے تمہارے لڑکی ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ خیر اس سارے میں شکر کرنے والی بات یہ تھی کہ تم پاک دامن ہو۔ دنیا چاہے جو کہہ لے، تم جانتی ہو نا کہ تم پاک دامن ہو۔ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کچھ برا نہیں ہوا۔ تم ایک جرنلسٹ ہو، ایک بہادر جرنلسٹ۔ ہمت سے کام لو، بی بریو۔ تمہاری دائی ماں بھی زندہ ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہیں ٹھیک ہونا ہوگا تمہارے لیے۔ تمہارے برعکس کچھ لڑکیوں کی عزت چند لمحوں میں نیلام ہو جاتی ہے۔ انہیں کڈنیپ کرنے والے پاک دامن واپس نہیں چھوڑتے، باوجود اس کے وہ لڑکیاں تمہاری طرح اپنی بد نصیبی پر آنسو نہیں بہاتی، انصاف کے لیے لڑتی ہیں۔ یاد رکھنا زرمین، اس دنیا میں لوگ محض دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا پسند کرتے ہیں، ہمارے مشکل وقت میں یہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تمہارے آنسوؤں کی قیمت صرف تم جانتی ہو۔ یہ تمہارا درد ہے جو تمہاری آنکھوں کے راستے باہر نکل رہا ہے، مگر دوسروں کے لیے یہ صرف پانی ہے، نمکین پانی۔ ترس نہ کھائے گا کوئی تمہاری حالت پر۔ تم اپنی آنکھ کبھی اشکبار مت کرنا۔ مہر نے شاعرانہ انداز میں اس کی آنکھوں کو انگلی کی پور پر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی شخصیت کی طرح دلاسا دینے کا اس کا انداز بھی مختلف تھا۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ مسکرا دی۔ اس طرح رو رو کر تم کسی دن ضائع ہو جاؤ گی؟ کیا تم آنسو بہا بہا کر مر جانا چاہتی ہو؟ ہماری ہمت کی اصل آزمائش مر جانے سے نہیں، زندہ رہنے میں ہوتی ہے۔ خودکشی کرنے والوں کو یہ دنیا بزدل کہتی ہے، حالانکہ دنیا والے جانتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینے کے لیے کتنی ہمت درکار ہوتی ہے۔ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ خودکشی کرنے والی جتنی ہمت مرتے وقت دکھاتے ہیں، اتنی زندگی میں دکھاتے تو وہ آسانی زندگی کی پریشانیوں کو فیس کر لیتے۔ تمہیں بھی ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اٹھو، جاؤ، جا کر دکھا دو اس شخص کو کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ اسے اس کی غلطی کی سزا دو، بالکل پہلے والی زرمین بن جاؤ۔ تمہیں اسی جذباتی اور پاگل پن کی اشد ضرورت ہے جو تمہاری شخصیت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ Now you have to give him a taste of his own medicine۔ اپنی بات ختم کر وہ چلی گئی، جبکہ زرمین سوچ میں پڑ گئی۔ تقریباً 1 ماہ لگا تھا زرمین کو زندگی کی طرف واپس آنے میں، اور یہ مہر کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ گزشتہ 1 ماہ میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جس دن مہر نے اسے خود پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نہ اکسایا ہو۔ کچھ مہر کی باتوں کا اثر تھا، تو کچھ غم کے بوجھ تلے دبی انتقام کے جذبے کا اثر کہ اس نے شادر کو سبق سکھانے کا عہد کیا تھا۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ میڈیا اور قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس سے شادر کی نجی زندگی میں طوفان آ جائے۔ عجیب طوفان ہے یہ انتقام کا جذبہ، عجیب جنون ہے یہ انتقام کا جذبہ۔ شکست کھا کے وہ پانی میں زہر ڈال آیا۔ آج گرمیوں کی چھٹیوں کا دوسرا دن تھا۔ ہاسٹل کی تقریباً لڑکیاں چھٹیوں کے لیے اپنے گھر جا رہی تھیں۔ مہر بھی انہی میں شامل تھی۔ مہر نے اس سے کہا تھا کہ وہ جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہے، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے جو یہاں رہ کر انجام نہیں دے سکتی تھی۔ وہ ان سبھی کے ساتھ وہ بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ اس ہاسٹل میں آج اس کا آخری دن تھا۔ اپنا بیگ گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکلتی مہر آنسوؤں سے لبریز اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ اور زرمین، تم بھی نا حد سے زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہو۔ ہم کون سا ہمیشہ کے لیے الگ ہو رہے ہیں؟ تم جہاں کہیں بھی رہنا، میرے کانٹیکٹ میں رہنا۔ خدا نے چاہا تو ہم دونوں جلد ملیں گے۔ مہر نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ تم بہت اچھی ہو مہر، میں نے تم جیسی مخلص لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ تم مجھے بہت یاد آؤ گی۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اور اس کی معصومانہ تعریف پر مہر کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھنا۔ ایک دوسرے کو الوداع کہتی وہ دونوں الگ الگ راستوں کی طرف چل دی تھیں، اس بات سے بے خبر کہ تقدیر انہیں بہت جلد ایک دوسرے سے ملوانے والی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام زرمین فاروقی ہے، پیشے سے میں جرنلسٹ ہوں۔ میں آج کی آواز اخبار کے لیے کام کرتی تھی۔ جناب راشد صاحب، میں آپ سے نہایت ہی اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنا قیمتی وقت دے سکتے ہیں؟ ہال کے دروازے سے داخل ہوتی شخصیت کو دیکھ سبھی مرد حضرات کو جھٹکا لگا تھا۔ اسے تعارف کی ضرورت نہیں تھی، اس گھر کا ہر ایک فرد اسے جانتا تھا۔ راشد صاحب نے اسے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ صوفے پر براجمان شامیر اور شارق فوراً سے پہلے اپنی اپنی نشست سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ اشر، راشد صاحب اور ماجد صاحب مقابل کے صوفے پر براجمان تھے۔ وہ دھیرے سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ راشد صاحب کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں نے آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں کہ آپ شہر کے کئی مشہور یتیم خانوں، فلاحی اداروں، کالجوں میں، اولڈ ایج ہوم میں فنڈز دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی فلاح و بہبود
इनकी इमदाद करने में आप पेश पेश रहते हैं, वो तहम्मुल से गोया हुई। इन बातों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? इस हकीकत से सारा शहर वाकिफ है। क्या कहने के लिए तुम यहाँ आई हो? असल मुद्दे पर आओ। अशर ने तीखे जुतून से इसे देखते हुए कहा। राशिद साहब खामोश थे। सुना तो मैंने ये भी है कि आप सही और सच का साथ देते हुए इंसाफ करते हैं। यही वजह है कि आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है, मगर आज अपनी आंखों से देखने आई हूँ। यूं समझ लीजिए कि मैं इन नदारों की औरतों में से एक औरत हूँ जिनकी इमदाद से करने से आप पीछे नहीं हटते। मुझे इंसाफ चाहिए और आप वो वाहिद शख्स हैं जो मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पूरी बात सुनकर जज्बात के धारे में ना बहते हुए गैर जानिबदारी से फैसला करें और मुझे मेरा खोया हुआ मकाम वापस लौटाएं। बेटा, आप क्या कहना चाहती हो? साफ साफ लफ्जों में कहो। राशिद साहब की पेशानी पर शिकने नमूदार हुई थी। मैं समझ सकती हूँ कि किसी भी शरीफ बाप के लिए ये सब सुनना शर्मनाक और तकलीफ दे होगा, मगर ये हकीकत है और आज आपको एक हकीकत का कड़वा जाम पीना होगा। इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि एक माँ कबल नशे की हालत में गाड़ी चलाने और हादसे को अंजाम देने के जुर्म में आपके बेटे को जेल हुई थी और महज 1 घंटे बाद वो जेल से बाहर था। इसने तंजिया अंदाज में कहा। जी हाँ, इस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं? वाकिफ तो हम इस बात से भी हैं कि बेबुनियाद सबूत की बिना पर वो FIR तुमने ही दर्ज करवाई थी। मेरा भाई बेकसूर था, इसीलिए इसे 1 घंटे में जेल से बाहर था। तुम्हें इसकी बेगुनाही का सबूत देने के हम पाबंद नहीं है। खैर, ये सब तो एक माह पहले की बात है, मगर आज इन सब बातों को दोहराने के पीछे तुम्हारा कौन सा मकसद पोशीदा है? अशर ने तंजिया कहा था। इन बातों को दोहराने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपके भाई के इस गुनाह का जिक्र करना चाहती हूँ जिसने जेल से निकलने के बाद अंजाम दिया था। इसने मुझे इस गलती की सजा दी जो मैंने की नहीं थी। आज से ठीक है 1 माह कबल आपके भाई शाहजर आफरीदी ने मुझे मेरे पूरे मोहल्ले के सामने जलील किया था। वो मुझे इसे 1 घंटे का हिसाब मांगने आया था जो इसने मेरी बदौलत जेल में गुजारा था। इसने मजमे के सामने मुझे धमकी दी कि मुझे 1 घंटे की कदर कीमत का एहसास दिलाएगा। वो मुझ पर साबित करना चाहता था कि महज 1 घंटे में इंसान की हैसियत कितनी बदल सकती है। एक इज्जतदार शख्स किस कदर बेइज्जत हो सकता है, चाहे इसने सारी जिंदगी कितना ही नाम कमाया हो। मेरे मोहल्ले का हर एक फर्द जो उस दिन वहां मौजूद था गवाह है कि 2 अप्रैल को सारे मोहल्ले वालों के सामने तमाशा कर लेने के बाद सुबह 9 बजे आपका बेटा जबरन मुझे अपनी कार में बैठाकर अपने साथ ले गया और ठीक 10:15 पर वो मुझे दोबारा वहीं छोड़ गया जहां से ले गया था। वो सांस लेने को रुकी थी। राशिद साहब की निगाहें फर्श पर सब थी। अशर दम खुद खड़ा था। शामिर और शारिक ने इस अजद संजीदा मामले से बाहर निकल जाने में याफियत जानी और हाल से गायब हो गए। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे जानने वालों की नजरों में अब मैं एक बेइज्जत लड़की बन चुकी हूँ। इतना ही नहीं, कल तक जो लड़की शरीफुल नफ्स कहलाती थी आज अचानक बदकिरदार हो गई थी। वो लड़की ये समझने से कासिर थी कि इस सारे में इसका क्या कसूर था, मगर ये हमारा मुल्क है, यहाँ ऐसे मामलात में कसूर लड़की का ही निकल आता है। इस कदर जिल्लत और रुसवाई के बाद भी मेरी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी और इस दिन के खत्म होने से कबल कुछ ऐसे हालात रूनुमा हुए कि मुझे अपने घर से फरार होना पड़ा। इसने सब पाठ लहजे में बात खत्म की। अशर और माजिद साहब के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। राशिद साहब को कुछ ना कहते पाकर वो एक लंबी सांस अंदर खींचकर गोया हुई। अरे ये क्या, आप सब तो हद दर्जा परेशान हो गए? तो लीजिए, मैं आप सबकी परेशानी कम किए देती हूँ। अभी जो कहानी आप सबने सुनी है ये वो कहानी है जिसे दुनिया वाले जानते हैं। कहानी का दूसरा रुख भी है जिससे मैं, मेरा रब और आपका बेटा वाकिफ है, और वो ये है कि इस रोज में पाक दामन वापस लौटी थी। आपका बेटा मुझे किसी अनजानी सुनसान जेरे तामीर इमारत के कमरे में नजर बंद करके चल दिया था। वो जीत गया था। 1 घंटे बाद जब मैं अपने घर पहुंची मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। खैर, आपके सामने ये सारा वाक्य दोहराने के पीछे मेरा यही मकसद है कि मैं चाहती हूँ जो कुछ इसने मेरे साथ किया है आपका बेटा सारी दुनिया के सामने अपना गुनाह कबूल करे और मुझसे माफी मांगे और जरूरत पड़ने पर सजा भी काटे। मैं चाहती हूँ आप मुझे इंसाफ दिलवाएं। अपनी बात खत्म करके इसने टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी उंडेल कर पानी का एक घूंट भरा था। ये झूठ है शाहजर, ऐसा नहीं कर सकता। हम तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करें? अशर जैसे होश में आया था। ये सच है या झूठ, इसकी तह तक जाना आपका सरदर्द है। मैं पुलिस या वकील नहीं हूँ जो सबूत के साथ बात करूंगी। मुझे यकीन है अगर आप लोगों का जमीर जिंदा है तो इस मामले की तह तक पहुंचे बिना आप लोग रातों को सो नहीं पाएंगे। मैं विक्टिम हूँ और मुझे इंसाफ सिर्फ राशिद साहब दिला सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर आप अपने बेटे को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं तो मामले की छानबीन करवाएं। इसके बाद मैं देखना चाहूंगी कि एक मजलूम औरत और आपके बेटे के दरमियान आप किसका इंतखाब करते हैं, इंसानियत के रिश्ते का या बाप और बेटे के रिश्ते का। हाँ, हाल में सभी खवातीन और मर्द का मजमा लग चुका था। अपनी बात कहकर वो जाने के लिए मुड़ी थी, मगर इसके ऐन मुकाबिल इस तादाद 2 शख्सियात को देखकर वो साख्त रह गई। इन दोनों में से एक इसका गुनाहगार था। वो इसके घर में खड़ी थी, यहाँ इसकी मौजूदगी हैरानकुन नहीं थी, मगर दूसरी शख्सियत वो यहाँ क्या कर रही थी? वो लड़की इसकी मोहसिन थी। बहुत एहसानात किए थे इस लड़की ने इस पर। वो लड़की से बहुत अजीज थी, मगर वो इसके हरीफ के हाथों में हाथ डाले क्यों खड़ी थी? मेरे डैड बिजनेसमैन है। मेरे अंकल इस शहर की मोस्ट इन्फ्लुएंट हस्तियों में से हैं। यूं तो मेरे 2 सगे भाई हैं, मगर मैं अपने तायाजाद से सबसे ज्यादा अटैच्ड हूँ। हम दोनों को देखकर अक्सर औकात लोग धोखा खा जाते हैं कि हम दोनों सगे बहन भाई हैं। हम दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं और इसकी नजरें इन दोनों की आंखों पर जम गईं। गहरी कत्थई आंखें जिनमें सब्ज रंग खुला मालूम होता था। हाँ, वो आंखें बिल्कुल एक जैसी थी। इसे लगा गुज़श्ता 1 माह से जुटाई हुई हिम्मत हवा में तैलील हो गई।
इसे लगा वो बेहोश हो जाएगी, मगर नहीं, वो खड़ी थी पूरे होश हवास के साथ। इसने दूसरी बार इंतकाम लेने की कोशिश की थी। पहली बार की तरह दूसरी बार भी तकदीर ने इसके मुंह पर तमाचा मारा था। वो इस शख्स से हार जाती थी हर बार। इस दफा तो खेल शुरू होने से कबल ही वो बाजी हार गई थी। मुकाबिल के तासुरात भी कुछ मुख्तलिफ ना थे। वो नहीं जानती थी कि वो दोनों इसकी बात कहाँ तक सुन पाए हैं, क्योंकि इससे इन्हें भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। वो दोनों इसकी जिंदगी के इस बात से बखूबी वाकिफ थे। सुनहरा रंग, भूरे बाल, कत्थई आंखें, वो एक दूसरे से किस कदर मुशाबे थे, कोई अजनबी भी आसानी कह सकता था कि वो दोनों बहन भाई हैं, मगर वो पहचान नहीं पाई थी। तकदीर ने इसके साथ मजाक किया था। वो तीनों अपनी जगह साख थे। तभी राशिद साहब इसके नजदीक आया। मैं इस मामले की तह तक जाने के लिए छानबीन की जरूरत दरपेश हो, इससे कबल जो खुद शाहजद से पूछ लेते हैं कि इसने गुनाह किया है या नहीं। राशिद साहब की बात सुनकर वो शजदा रह गई। दुनिया का कौन सा चोर तस्लीम करता है कि इसने चोरी की है? ये कैसी अदालत थी जहां मुजरिम से गवाही ली जा रही थी? ये सब वो राशिद साहब से नहीं कह पाई। वो कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं थी। राशिद साहब धीरे धीरे कदम उठाते शाहजर के मुकाबिल आ खड़े हुए। जितनी देर से तुम यहाँ खड़े हो, इस लड़की की बातों का सारा नहीं ना सही कुछ हिस्सा तो तुम सुन ही चुके हो। इसने तुम पर कुछ इल्जाम आयद किए हैं, इस लिहाज से तुम इसके गुनाहगार साबित होते हो। क्या तुम इस लड़की को जानते हो? क्या ये लड़की सच कह रही है? राशिद साहब ने शाहजर की आंखों में देखकर सवाल किया। हाल में मौजूद तमाम महफूज साख थे। इस वक्त हर एक के दिल में बस यही दुआ निकली थी कि इसका जवाब ना हो, वो लड़की झूठी हो या फिर शाहजर झूठ बोल दे। वाकिफ हैं अपने कत्ल के हर फैसले से हम, कातिल हमारा खुद भी गवाहों के साथ है। शाहजर को अनूज खामोश करा देख राशिद साहब ने अपना सवाल दोहराया था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? क्या ये सच कह रही है? इस वक्त राशिद साहब का रुआ रुआ दुआ गो था कि इनके बेटे का जवाब नफी में हो। हाँ, ये सच कह रही है। शाहजर ने जमीन की सिमत देखकर धमाका किया था और आज के दिन में इसे हैरानी का दूसरा झटका लगा था। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था सबके सामने। वो झूठ बोलकर खुद को बचा सकता था, फिर भी इसने ऐसा क्यों किया? वो दम खुद रह गई। फिजा के सुकूत को थप्पड़ की आवाज ने तोड़ा था। राशिद साहब का हाथ उठा और शाहजर के गाल पर अपना निशान छोड़ गया। शाहजर ने अपनी मुठियां सख्ती से भींच ली। जिल्लत के एहसास से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। हाल में मौजूद सभी अफराद राशिद साहब और शाहजर की तरफ मुतवज्जा थे। तभी अशर मजनी की तरफ भागा था। वो होश खो चुकी थी। इससे कबल के जमीन बोस होती, अशर ने इसे थामा था। सभी खवातीन इसकी सिमत दौड़ी सिवाय आलिया बेगम के। वो साख्त खड़ी अपने शोर और बेटे की तरफ मुतवज्जा थी। आज मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। तुमने मुझे जलील कर दिया शाहजर। आज मुझे इस हकीकत पर अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। आज के बाद मैं सर उठा नहीं पाऊंगा। शदीद जब्त के बावजूद एक आंसू इनकी आंख से टूट कर गिरा था। वो लड़खड़ाए थे। शाहजर बेसाख्ता इन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, मगर उन्होंने इसके हाथ को नफरत से झटक दिया और तनफ्फुर भरी निगाहों से शाहजर की तरफ देखा। इन निगाहों में इसके लिए सिर्फ नफरत ही थी। वो सुन रह गया। वो खुद को इस माहौल में काफी मिसफिट महसूस कर रही थी। महर और राशिद साहब की ये हालत देखकर इस पर लर्जा तारी होने लगा था। वो जल्द अज जल्द इस मंजर से गायब हो जाना चाहती थी। भाग जाने के अंदाज में वो पलटी। रुक जाओ बेटी, कहाँ जा रही हो? अपने मुजरिम को सजा सुनाए बगैर जा रही हो? राशिद साहब ने टूटे हुए लहजे में कहा। जो राय फरार चाहती थी, सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर पसीना पसीना हो गई। मैं चलती हूँ। वो बौखलाती हुई गोया हुई। नहीं बेटी, अगर आज तुम चली गई तो मैं तायात अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। ये गुनाह मेरे बेटे ने किया है, लेकिन कसूरवार मैं हूँ। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो वो गलत रविश पर चल पड़ा। बोलो क्या चाहती हो तुम? कौन सी सजा मुकर्रर की है तुमने मेरे गुनाहगार बेटे के लिए, तुम्हारे गुनाहगार के लिए? वो टूटे हुए लहजे में बोले। इसका जिस्म होले होले कांप रहा था। वो इस मंजर से गायब हो जाना चाहती थी। देखिए, मैं किसी को कोई सजा नहीं देना चाहती। अभी थोड़ी देर कबल आप जान चुके हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। आपके बेटे से कहें वो सारी दुनिया के सामने अपना जुर्म कबूल करे, मुझसे माफी मांगे और मुझे मेरी खोई हुई इज्जत और मकाम वापस लौटाए। इसकी आवाज की लर्जिश को हाल में मौजूद तमाम नफूज ने वाज़ह तौर पर महसूस किया था। क्या इसके सारी दुनिया के सामने अपना जुर्म कबूल करने से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई इज्जत और मकाम वापस मिल जाएगा? क्या तुम्हारे जानने वाले तुम्हें पहले की तरह इज्जत देने लग जाएंगे? क्या वो तुम्हारी तरह तुम्हारी किरदार कशी करना छोड़ देंगे? क्या तुम दोबारा इसी घर में जाकर रह सकोगी जहां से तुम्हें फरार होना पड़ा? राशिद साहब के सवालात सुनकर वो हैरान हुई थी। इन सवालों में से किसी का भी जवाब मस्बत नहीं था। वो बखूबी वाकिफ थी कि शाहजर के माफी मांग लेने, दुनिया के सामने सारा सच कह सुनाने के बावजूद भी इसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। टूटे कांच की खिड़कियां चुनने के हाथों में जख्म ना आए, ये मुमकिन नहीं। इसी तरह मुझे भी अपनी बिखरी जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश में तकलीफें उठानी होंगी। मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगी, ये आपका दर्द सर नहीं है, इसलिए आप मेरी फिक्र ना करें। इसने संभल कर कहा कि बार बार आंसुओं से भरी जा रही थी। तुम्हारी जिंदगी को टूटे कांच की मानी बखेर देने वाला मेरा बेटा है। मैं तुम्हारी फिक्र कैसे ना करूं? तुमने दुरुस्त कहा है कि टूटी कांच की खिड़कियां चुनने की कोशिश में हाथों का जख्मी होना लाजिम है, मगर तुम्हारे हाथों के साथ दो और हाथ वो खिड़कियां चुनने में तुम्हारी साथ दें तो जख्मों की तादाद में कमी लाई जा सकती है, या ऐन मुमकिन है कि तुम्हारे हाथों पर जख्म आए ही ना। अगर वो हाथ
किर्चियां उठाने से बाज रखें। राशिद साहब की बात पर इसने ना समझने वाले अंदाज में इनकी तरफ देखा। आलिया बेगम, आप जरमीन को अंदर लेकर जाएं, मैं मेरे भाइयों से मशवरा करके आगे की बात करूंगा। इनकी बात पर सभी हैरान थे। इससे कबल के वो कुछ कहती, आलिया बेगम ने किसी रोबोट की मानी हुक्म की तामील करते हुए शहबाज से पकड़ा। वो किसी ट्रांस की कैफियत में इनके हमरा हो ली थी। वो खूबसूरत कमरे में तकरीबन 15 मिनटों से मुंतजिर थी कि कोई आए और इसे यहाँ से जाने को कहे। कौन सा मशवरा, कौन सी बात? राशिद साहब क्या करने वाले थे? सोच सोच कर इसका सर दुख रहा था। तभी दरवाजा खुला और राशिद साहब के हमरा आलिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। बेटी, मैं समझ सकता हूँ जो वक्त गुजर चुका है इसे वापस लाकर सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, मगर जो बिगड़ गया है इसे बनाने की कोशिश जरूर की जा सकती है। और मैं तुम्हें इस समाज में तुम्हारी कोई इज्जत वापस लौटाने की अदना सी कोशिश करना चाहता हूँ। शादर की गलती को सुधारने का एक ही हल हमें नजर आया है कि तुम्हें शादर के निकाह में दे दिया जाए। हम सभी इस फैसले से मुत्तफिक हैं और शाहजर ना नहीं कर पाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। राशिद साहब ने नजर झुकाकर कहा था। इसे लगा इससे सुनने में गलती हुई है, लेकिन नहीं, राशिद साहब ने वही कहा था जो इसके कानों ने सुना था। वाह, क्या खूब इंसाफ किया आपने राशिद साहब। गुनाह आपका बेटा करे और सजा मैं भुगतूं। आप होश में तो हैं? बिलाखिर आपने बाप की मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए। क्या मैंने आपको मतनबा नहीं किया था कि अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा? क्योंकि मेरे गुनाहगार को आपका बेटा होने का शर्फ हासिल है। मुझे माफ कीजिएगा कि मैं ये कह रही हूँ, मगर यकीन जानिए मुझे आपकी जानी हालत पर शुबा हो रहा है। वो तंजिया अंदाज में जब्त की आखिरी यदों को छूती गोया हुई। मुझे अंदाजा है कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा इस शख्स से निकाह कर लेना जो तुम्हारा गुनाहगार है, जिसे तुम नफरत करती हो। इस दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से है, मगर इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं नजर आ रहा है सब कुछ ठीक करने का। ये दुनिया बहुत जालिम है, बिलखसूस तुम जैसी शरीफ लड़कियों के लिए जो इस माशरे में किसी मर्द के सहारे के बगैर जी रही होती हैं। तुम्हें एक घर की जरूरत है, तहफ्फुज की जरूरत है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा तुम्हें ये सब दे। वो तुम्हारी शील्ड बने। तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाने का जिम्मेदार शाहजर है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में सुकून और इज्जत लाने का बायस भी वही बने। तुम इसे आवारा याशी क्यों ना समझती हो, मगर इसके किरदार की पुख्तगी तुम खुद गवाओ। वो जैसे भी है मगर बद किरदार नहीं है, और किरदार की पुख्तगी और पाकीज़गी तो शख्सियत की आईनादार होती है। इंसान गुस्से में जानवर बन जाता है और कुछ नाकाबिल तलाफी गलतियां कर जाता है, और इसने भी यही किया। खैर, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे इसकी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। खुदारा मान जाओ बेटी। और अपनी बात के आखिर में उसके सामने घुटनों पर बैठ गए थे। शहर का मशहूर मस्जिद तरीन शख्स इसके सामने घुटनों पर बैठा मिन्नत कर रहा था। इस वक्त पता नहीं क्यों इसे खुद पर बहुत शर्म आई थी। इसे लगा वो इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की है। खुद पर हुई सारी ज्यादतियां से भूल गई, वो अपना गम भूल गई। इस वक्त बस वो इस शख्स का दर्द महसूस कर रही थी। इनके सामने खड़ी बेबसी की इंतहाओं को छूती इस औरत के सब्र की शिद्दत को महसूस कर रही थी जो अपने शोहर को घुटनों पर बैठे मिन्नत करते देख रही थी। मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, इसने खुद को बोलते सुना था। राशिद साहब खड़े हो गए। इनका चेहरा खुशी से तिमतिमाने लगा। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा बेटी। इसके सर पर दस्ते शफकत रखकर वो कमरे से बाहर निकल गए। आलिया बेगम ने इनकी तकलीद की थी। वो साख्त खड़ी ये सोच रही थी कि ये सारा शहर इनके तिलिस्म में क्यों गिरफ्तार था। इनके अल्फाज का जादू, इनकी शख्सियत का रौब आपको कब अपने असार में ले लेता है ये पता ही नहीं चलता। हवासों में आते इसने अपने इस कशादा कमरे का दरवाजा बंद किया और इसी दरवाजे टेक लगाए जमीन पर बैठ गई। आंसू बंद तोड़कर निकले, पानी की तरह बह निकले। इसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हिचकी की आवाज को रोका था। वो रोना नहीं चाहती थी, फिर भी रो रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। ये सब सोचकर यहाँ नहीं आई थी। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। इसने सही फैसला किया था। इसे घर की जरूरत थी, तहफ्फुज की जरूरत थी, और इस घर में वो रहकर इसे सब कुछ मिल सकता था। वैसे भी ये शादी नहीं है, एक मुआहदा है। इसे बस अपने इंतकाम से सरोकार होना चाहिए। शाहजर की जिंदगी अजाब बनाने के लिए इसकी जिंदगी का हिस्सा बनना जरूरी है। महर, वो क्या सोचेगी? मैं अपनी मोहसिन के घर में आग लगाने आ चुकी थी, आज चली आई हूँ। दिल के किसी कोने से आवाज आई थी। वो ऐसे क्यों सोचेगी? इसने तो मुझे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को कहा था, अपनी जंग लड़ने के लिए उकसाया था। मेरा गुनाहगार इसका भाई निकल आया तो क्या इसके ख्यालात बदल जाएंगे? क्या अब मैं इसके लिए मजलूम नहीं रहूंगी? मगर ये सब क्यों सोचे जा रही हूँ मैं? मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, शाहजर से इंतकाम लेना, और मैं अपने मौकिफ से पीछे नहीं हट सकती। अब पता नहीं ये मेरी गलती थी। पता नहीं ये मेरी गलती थी या इसकी, जो इसने कभी मुझे अपने भाई का नाम नहीं बताया और मैं कभी अपने मुजरिम का नाम अपनी जबान पर नहीं लाई। यह शायद गलती किसी की नहीं थी, बस तकदीर का खेल था। मगर मुझे पता चल जाता कि इसका शाहजर से क्या ताल्लुक है तो यकीनन मैं इसके एहसानात कबूल ना करती, और अगर इसे पता चल जाता कि मेरा शाहजर के साथ क्या रिश्ता है तो शायद वो मुझ पर एहसान करती ना। जब तक मुझे तस्कीन नहीं मिल जाती कि मैंने शाहजर को इसके गुनाह की सजा दे दी है, तब तक मुझे इस घर में रहना ही होगा। इसने बहते हुए आंसुओं को सख्ती से पोंछ डाला था, और दिलो दिमाग की जंग में दिमाग को फतेह हासिल हुई थी। दिल का यह सरमाया गमे दिल की हिफाजत में रहे। दिल का सरमाया गमे दिल की हिफाजत में रहे। घर के सामान को बाहर नहीं रखा जाता। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? मेरा निकाह वो भी इस लड़की के साथ? ये कभी नहीं हो सकता। नेवर एवर। भाई, अगर आप सबने मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं इस आफत की जड़ को जान से मार दूंगा। वो जुनूनी अंदाज में चीखा था। इससे कबल के अशर कुछ कहता, राशिद साहब कमरे में दाखिल हुए। अशर, इसे कहो हाल में आकर निकाहनामे पर दस्तखत करे। काजी साहब आ चुके हैं। अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला इतनी आसानी से इन्हें करता देख वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। क्या सोच रहे हो बरखुरदार? इतना सोच विचार इस लड़की को जलील करने से पहले करते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती।
You made the mess, you clean it up. अपनी जिम्मेदारी निभाओ, इस लड़की को इसका खोया हुआ मकाम वापस लौटाओ। सुनो शाजर, मैं तुम्हारी ना नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने निकाह करने से इनकार किया तो मैं तुम्हें इस घर से जायदाद से बेदखल कर दूंगा। इनके चेहरे के पर चट्टानों की सी सख्ती थी, इतनी सख्ती थी। इसने बेयकीनी से इनकी तरफ देखा था। एक अजनबी लड़की की खातिर वो अपने बेटे को घर से निकाल बाहर करने को तैयार थे। इसका दिल पक्के फोड़े की मानित दुखा था। वो चुपचाप हाल में पहुंचा था। अपने हर मुकाबिल सोफे पर इसको विराजमान देख इसका खून जोश मारने लगा था। इसने अपनी निगाहें फेर ली, न जाने काजी साहब क्या कुछ पढ़े जा रहे थे। वो चौंका तो तब था जब काजी साहब ने दूसरी बार ये जुमला दोहराया, जनाब शाजर आफरीदी, का आपको इनका कबूल है? इसकी बेसाख्ता निगाह राशिद साहब की तरफ उठी थी, लेकिन इनकी निगाह फर्श पर सब थी। जी कबूल है। इसने बदिक्कत तमाम ये लफ्ज अदा किए थे। आलिया बेगम के सिवाय एक घर की सभी खवातीन कमरों में दुबक गई थीं और मर्द हजरात इस अचानक और हैरान कुन सूरत हाल से बचने के लिए आफरीदी वाला से बाहर रो लिए थे। इसके बरक्स जरमीन ने बड़े आराम से कबूल है कहकर कागजात पर दस्तखत घसीटे और इस कमरे की तरफ चल दी थी जहां वो गुज़श्ता आधे घंटे से बैठी थी। शाजर ने एक कहर आलूद निगाह इसकी पुश्त पर डाली। इससे कबल अपने ही घर में इसे इस कदर घुटन कभी महसूस नहीं हुई थी। वो इस माल से निकल जाना चाहता था। इससे कबल के वो बाहर की तरफ कदम बढ़ाता, राशिद साहब ने इसे कंधे से थाम लिया था। अकद का मतलब समझते हो तुम? इट्स मीन ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सारी जिम्मेदारियां जो अब तक इस लड़की के बड़े उठाते आ रहे हैं वो आज से तुम्हारी हुई। वो तुम्हारी बीवी है और अगर इस घर की बहू है, इसे इतनी इज्जत और अहमियत मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। इसे तकलीफ पहुंचाने का ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। राशिद साहब ने हुक्मी अंदाज में कहा और वो जो जब्त की इंतहाओं पर था बिना मुड़े घर की चौखट अबूर कर गया। जमीन पर तदबीर करके इंतकाम लेने वाले लोगों ने आसमान वाले की तदबीर से शिकस्त खाई थी और बेशक वो सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। और रात के 2 बजे के करीब तकार अपने कमरे में दाखिल हुआ था। रूम की सभी लाइट्स बुझी हुई थीं और वो बड़े इस्तेहकाक से इसके बेड पर दराज ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। गम के बोझ तले दबा गुस्सा एक बार फिर जोश मारने लगा था। मेरे बेड से नीचे उतरो भी, वो धारा था। मिस्टर शाजर आफरीदी, मिसिस शाजर आफरीदी होने की हैसियत से इस कमरे की हर एक शय पर मेरा इतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि आज से तुम सोफे पर सोओगे और मैं बेड पर। कमाल इत्मीनान से इसने जमाई रोकते हुए कहा। इसकी बात पर वो जारिहाना अंदाज में आगे बढ़ा। गालबन इसे बेड से उठाकर नीचे फेंकने का इरादा रखता था और मेरी निहायत अहम शर्त ज़हन नशीन कर लो और इस कमरे में तुम्हें मुझसे 6 कदम की दूरी पर रहना होगा हमेशा। यूं तो 4 कदम भी ठीक थे, मगर इस कमरे की कशादगी को मद्देनजर रखते हुए मैंने 6 कदम मुतय्यन किए हैं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है 6 कदम के फासले पर रहकर कहो, मैं सुन रही हूँ। इसने अपनी सिमत बढ़ते हुए इसके कदमों की तरफ इशारा करते कहा था। मेरे घर में होते हुए मेरे कमरे में रहकर तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो, शराइत आयद कर रही हो। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि मैं इन्हें फॉलो करूंगा। आसमान की सैर खत्म हुई हो मैडम, जमीन पर आ जाओ, अपनी औकात में रहो। इसने कमाल जब्त से कहा था। इसका दिल चाह रहा था कि इस खुराफाती लड़की को खिड़की से बाहर फेंक दे। डैडी डैडी, अचानक इसके जोर जोर से चीखने पर शाजर ने नासमझी के आलम में इसकी तरफ देखा। डैडी, यहाँ तुम्हारे डैड कौन है? वो मुतजिब सा गोया हुआ। चंद ही सेकंड गुजरे थे कि राशिद साहब और आलिया बेगम इसके कमरे में दाखिल हुए थे। क्या हुआ बेटी, तुम चीखी क्यों? वो इसने कसदन अपनी बात अधूरी छोड़कर शाजर की तरफ देखा था। इसकी नजरों के ताक़ुब में राशिद साहब ने मलामती नजरों से शाजर की सिमत देखा था। इससे कबल के वो उसकी अधूरी बात का नामालूम कौन सा मफहूम अखज़ करते वो बोल पड़ी। वो छिपकली थी, छिपकलियों से मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए बेसाख्तगी में आपको पुकार बैठी। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हुए। इसने मस्कीन शक्ल बनाते कहा था। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बेझिझक कह सकती हो। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। इसके सर पर हाथ रखकर वो कमरे से बाहर निकल गए, चादर के ऊपर एक निगाह डाले बगैर। इसका दिल कट कर रह गया। गलती इसकी थी, वो दरवाजा मकफल कर ना भूल गया था। दरवाजा बंद होता तो इसकी चीख की आवाज बाहर नहीं जाती। क्या पूछ रहे थे तुम यहाँ? मेरे डैड कौन है? क्या तुम्हें कुछ देर कबल कही मेरे हकूक वाली बात समझ नहीं आई? तुम्हारे डैड अब मेरे डैड हैं। अब समझ आई तुम्हें मेरी औकात? इस घर में फिलहाल मेरी औकात तुमसे ज्यादा है। वो कमाल इत्मीनान से दरवाजा बंद करते हुए बोली थी। रात के 2 बजे चीख कर सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? तुमने ये चीप हरकत क्यों की? क्या सोचते होंगे डैड मेरे मुतालिक? इसकी आवाज सदमे से भारी हुई थी। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ, बस तुम्हारे घर वालों की नजरों में तुम्हें जलील करना चाहती हूँ। वो यही सोच रहे होंगे कि तुमने अपनी नई नवेली दुल्हन पर हाथ उठाने की कोशिश की होगी और वो बेचारी मजलूम मदद के लिए चीखी होगी। इसने बेड पर बैठते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा था। तुम मेरी तवक्को से ज्यादा शातिर हो। अगर मेरी सलाह मानो तो तुम अपने खुराफाती दिमाग को डराना बंद कर दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। वो जहरखंद लहजे में बोलता, बिस्तर से तकिया उठाता हुआ सोफे की सिमत बढ़ा था। तकिया सर पर रख वो जहरखंद लहजे में बोलता, बिस्तर से तकिया उठाता, सोफे की सिमत बढ़ा था। तकिया सर पर तकिए पे सर रखते ही इसे नमी का एहसास हुआ। इसने नासमझी वाले अंदाज में तकिए को सर के नीचे से निकालकर आंखें सुकेड़े देखा। आधा तकिया नम था। इसने सर चटका और तकिया पलटकर सोने की कोशिश करने लगा। सो जाओ शाजर, मुमकिन है कि ये सब बस एक ख्वाब हो। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुले सब कुछ प्याले जैसा हो। इसने जैसे खुद को दिलासा दिया। वो दोनों इस रात सो ना सके, एक दूसरे से लाताल्लुक वो दोनों जागते रहे थे।
रात धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। अगली सुबह फजर के वक्त बाथरूम से आती पानी की आवाज ने इसे जगा दिया था। वो कच्ची नींद सोता था, जरा सी आहट पर इसकी आंख खुल जाया करती थी। थोड़ी देर बाद वो गीले चेहरे के साथ वॉशरूम से निकली थी। बगैर कमरे की लाइट जलाए वो जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। वो इसी लिबास में मलबूस थी जिसे पहनकर गुज़श्ता रोज वो इस घर में आई थी। इसे नफरत से अपना रुख मोड़ लिया था। एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। दूसरी दफा जब इसकी आंख खुली, घड़ी की सुइयां 7:30 बजने का संदेशा दे रही थी। बिस्तर खाली था, वो कमरे में नहीं थी। इसने सुकून की सांस ली और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। मॉम, मेरा ब्रेकफास्ट। वो आवाज़ बुलंद किचन की सिमत देखकर बोला। कुछ देर बाद जब किचन से कोई जवाब मौसूल ना हुआ, वो चीख उठा, रशीदा बुआ, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? क्या किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? इसकी चीख पर रशीदा बुआ बुखलाती हुई किचन से बरामद हुई। वो शाहजर बेटा, इस घर में किसी को भी आपके लिए नाश्ता सर्व करने की इजाजत नहीं है, वो आपते हुए बोली, सिवाय मेरे। वो नाश्ते की ट्रे हाथों में उठाए बड़े इनाज से चलती हुई इसके नजदीक आकर रुक गई। वट, ये क्या बकवास है? किसने बनाया ये वाहियात रूल? अब क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं जो मैं तुम्हारे हाथों से सर्व किया हुआ खाना खाऊंगा? इट्स इम्पॉसिबल। वो धाड़ा था। इससे कबल के वो अपने सामने रखी ट्रे को फेंक देता। राशिद साहब बलाई मंजिल की सीढ़ियां उतरते दिखाई दिए। मैंने बनाया ये वाहियात कानून। आज से तुम्हें ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर तुम्हारी बीवी सर्व करेगी। इस घर के किसी और फर्द को इसकी इजाजत नहीं है और बिला चू चरा के तुम्हें इससे नोश करना होगा। शुक्र मनाओ कि आज तुम्हें ये नसीब हो रहा है। कल से अगर ठीक 7:30 बजे तुम टेबल पर ना पहुंचे तो ये भी नसीब नहीं होगा। इनकी बात सुनकर वो ताज्जुब के मारे खड़ा हो गया। वो अपनी बात कहकर बाहर निकल गया और उस सीधे किचन में आया था। मम्मी, आंटी, ये सब क्या हो रहा है और कितनी इंसल्ट करेंगे डैडी मेरी? कल जो कुछ हुआ काफी नहीं था, जो अब 2 वक्त का खाना भी मुझ पर आराम किया जा रहा है। वो जब्त से बोला, मगर आलिया बेगम और राहत बेगम अपने अपने कामों में यूं मसरूफ रही जैसे इसकी बात सुन ना सकी हो। मम्मी, आपसे मुखातिब हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? इसने आलिया बेगम को रुख अपनी सिमत किया था। शाहजर, अपनी मम्मी को तंग मत करो, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। इस घर का कोई भी फर्द तुमसे बात नहीं करना चाहता। प्लीज किचन से बाहर चले जाओ और जैसा तुम्हारे डैड कह रहे हैं वैसा करो। आलिया बेगम की बजाय राहत बेगम की तरफ से जवाब आया था। वो शजदा रह गया। क्या ये वही राहत आंटी थी जो इसके खातिर इसकी मम्मी से तक से लड़ जाया करती थी? किस कदर सफाकी से उन्होंने ये जुमले अदा किए थे। इसे साख छोड़ वो दोनों किचन से बाहर निकल गई। क्या वाकई तुम ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते? क्या मैं इसे वापस रख दूं? जरमीन नाश्ते की ट्रे हाथों से उठाए किचन से में दाखिल हुई। वो मुस्कुरा रही थी। किचन में इसके और इसके घर की खवातीन के माबैन हुई गुफ्तगू को वह बाखूबी सुन चुकी थी। अपने सामने इस सूरत हाल की वजह को देख इसका अलग तक कड़वा हो गया। वो लंबे लंबे ढक भरता लॉन में चला आया। लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। इसका दम घुटा महसूस हो रहा था अपने घर के इस माहौल में। वो बाइक लेकर इस घर से दूर निकल आया। वो किचन में दाखिल हुई तो आलिया बेगम और राहत बेगम को किचन में खाना पकाने के साथ मुलाजमीन को हिदायत देने में मसरूफ पाया था। वो तसबजब के आलम में आगे बढ़ी। आंटी, क्या मैं कुछ मदद करवा दूं? इसने धीमी आवाज में इस्तफसार किया। अरे नहीं बेटी, इतने मुलाजिमों के होते हुए हमें मदद की जरूरत पेश आ सकती है भला? तुम ऐसे करो कि सबके साथ बैठकर बातें करो, सबसे घुलने मिलने की कोशिश करो। राहत बेगम मसनूई मुस्कुराहट के साथ गोया हुई। आलिया बेगम ने इसकी तरफ मुतवज्जा होना जरूरी नहीं समझा था। इसे महसूस हुआ जैसे इन्हें इसका किचन में आना नागवार गुजरा हो। आंसुओं का गोला निगलती वो अपने कमरे में आ गई थी। इसे यकीन था वो इस घर में कभी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। इसकी अहम वजह थी आफरीदी वाला के मकीनों के दिल में दबी नफरत। वो लोग इससे नफरत करते थे और क्यों ना करते। वो इस शख्स की जिंदगी में जबरदस्ती घुसाई थी जिससे वो लोग बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो यहाँ शाहजर की जिंदगी मुश्किल बनाने आई थी, मगर इस घर में इसका हर एक मिनट भारी गुजर रहा था। जिन इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इसने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे, इन इरादों की तकमील करना नामुमकिन मालूम हो रहा था। वो वाकिफ थी कि जब तक वो अपना इंतकाम नहीं ले लेती इसे इस घर में रहना होगा और ये आसान नहीं होगा। बावजूद इसके पता नहीं क्यों उसकी आंखों में बार बार आंसू आ जाते थे। कुछ देर तक आंसू को बेदरेक बहा लेने के बाद वो लॉन में चली आई थी। लॉन की नरम नरम घास पर पैरों को रखते ही एक तमानियत कैसे एहसास इसके जिस्म में दौड़ गया। अभी वो चंद कदम चली थी कि इसकी निगाह लॉन में झूले पर बैठी मेहर पर पड़ी। वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई झूले के नजदीक आई थी। इसकी मौजूदगी महसूस कर लेने के बावजूद मेहर ने अपना सर ना उठाया और स्मार्टफोन की स्क्रीन पर उंगली घुमाती रही। अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा कर कर जमीन ने लब खोले थे। मेहर, मेरा मतलब है मजनी, मैं तुम, मुझे यकीन है तुम मुझसे खफा होगी, मगर यकीन जानो मुझे इल्म नहीं था कि वो तुम्हारा भाई, तुम्हारा घर। इसने नामुकम्मल जुमलों के जरिए अपनी बात कहनी चाहिए। वो जो कहना चाह रही थी घबराहट और शर्मिंदगी के मारे कह नहीं पा रही थी। इसके सामने बैठी हुई लड़की मेहर नहीं मजनी थी। इसे इस घर में सब यही बुलाते थे। वो इससे अपने दिल की बात नहीं कर सकती थी जैसे मेहर से क्या करती थी। तब वो मजनी नहीं थी, शाहजर की बहन नहीं थी। अपने टूटे फूटे जुमलों को अदा करने के बाद इसने बेबसी से मेहर के चेहरे पर निगाहें मरकूज की। इसका चेहरा किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था। वो अपनी नशिस्त से उठी और इसके करीब से होती हुई निकल गई। इसका बाजू इसके बाजू से मस हुआ था। वो झटका खा कर 2 कदम पीछे हुई थी। झटका बाजू के टकराव के बायस नहीं, दिल के टूटने की वजह से लगा था। वो बेजान वजूद की तरह लॉन के घास पर बैठ गई। इसकी नजरों ने दूर तक मजनी की पुश्त का पीछा किया था। परायेपन की इस वसी और इस दुनिया में ये खुशी की बात है कि दुख अपना है।